बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉवल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग जी? तो गाइस, आज हमने रीड करना है अपने नावल वनी पेज जो स्टार्ट किया था उसकी सेकंड एपिसोड। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नॉवल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलें। चलें जी, सेकंड एपिसोड स्टार्ट करते हैं। यशब हीर को अपने कमरे से निकाल कर तहखाने छोड़ आया था। वो हीर को देखकर डर चुका था। वो डर चुका था कि कहीं इसका दिल फिर से इसके साथ धक्का न कर जाए। कहीं ऐसा ना हो कि हीर की सूरत इसे वो सब भुला देने पर मजबूर कर दे जो वो भूलना नहीं चाहता। वो खून बहा में आई सिर्फ एक खूनी की बहन थी जो वहाँ सज़ा भुगतने आई थी, और बस वो खुद को वावर करवा चुका था। हीर को बेसमेंट में बंद 1 हफ्ता हो चुका था जब मेहरू यशब के कमरे में आई थी। यशब, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। जी भाभी, बैठे। यशब किताब टेबल पर रखकर इसकी तरफ आया। मेहरू इसके सामने सोफे पर टेक गई। क्या ये हीर वही हीर है जो तुम्हें 6 साल पहले मिली थी झील पर? यशब ने हैरानगी से मेहरू को देखा। ऐसे क्या देख रहे हो? जो पूछा इसका जवाब दो। जी, यशब ने सर झुकाकर इकरार किया। तो फिर भी तुम इसे तहखाने में छोड़ आए हो। इसका असल ठिकाना वही है। इसका असल ठिकाना कहाँ है ये अपने दिल से पूछो। भाभी प्लीज़, वो सब मेरी टीनेज की फीलिंग्स थी। अब ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या वाकई ऐसा ही है? मेहरू ने आंखें उचकाई। आप कहना क्या चाह रही हैं? साफ साफ कहें। मैं बस इतना कहना चाह रही हूँ कि जो कुछ हो चुका इसमें हीर का कोई कसूर नहीं, इसलिए यशार के खून की सज़ा इसे मत दो। वो रसान से बोली। वो सज़ा यहाँ सज़ा भुगतने ही आई है भाभी। किस जुर्म की? बोला जवाब हुआ। देखो यशब, तुम एक पढ़े लिखे इंसान हो। तुम्हारे मुंह से ऐसी जहालत हमें इस गुफ्तगू जचती नहीं है। जो कुछ हो चुका वो सब किस्मत में था। ये शायर इतनी उम्र लिखवा कर आए थे। शम्स खान का तो सिर्फ इनकी मौत की वजह बना है। वो ना बनता तो कोई और बन जाती। जाना तो तभी होता जब बुलावा आ जाता। मौत बरहक है यशब, आज नहीं तो कल हम सबको चले जाना है। फिर ये लड़ाई झगड़े खून कत्ल बदले, इस सब से क्या हासिल? भाभी आप। यशब, मैं जानती हूँ तुम मेरी बहुत इज्जत करते हो, मेरी हर बात बिला तरद्दुद मानते हो। अब भी मेरी एक बात मानकर मेरा मान रख लो यशब। यशब ने सवालिया नज़रों से मेहरू को देखा। हीर को इस कैद से निकालकर अपने कमरे में ले आओ, वो आहिस्ती से बोली। जैसे भी सही, अब वो बीवी है तुम्हारी। तुमने बहुत से लोगों की मौजूदगी में इसके साथ निकाह जैसा पाकीज़ा रिश्ता जोड़ा, इसलिए इस रिश्ते की बेहुरमती मत करो। किसी और नाते ना सही तो मुझे अपने भाई की बेवा समझ करी। भाभी प्लीज़ ऐसा मत कहें। आप अच्छी तरह जानती हैं आप मेरे लिए क्या है। मैं आपकी कोई बात नहीं टालता, इसलिए ये भी नहीं टालूंगा। मगर भाभी, इससे आगे मज़ीद कुछ और नहीं। मैं माजी को भूल चुका हूँ, इसलिए दोबारा याद करने की भी कोई ख्वाहिश नहीं है मुझे। तुमने मेरा मान रख लिया, इतना काफ़ी है मेरे लिए। इससे आगे तुम जो चाहो करो, मगर ये बात मत भूलना कि हीर बेकसूर है। मेहरू ने आहिस्ती से बावर करवाया। यशब ने पुरसोच अंदाज में सांस खारिज करके बात ख़त्म की। मेहरू से वादे के 2 दिन बाद वो हीर को अपने कमरे में ले आया था, मगर दिल फ़िलहाल इसे बेकसूर मानने को राज़ी न था। इसलिए यशब ने हीर के साथ किसी किस्म की नरमी नहीं बरती थी। झूठी मुस्कान लिए अपने गम छुपाते हैं, सच्ची मोहब्बत करने की भी क्या खूब सज़ा मिली। हीर का सारा कॉन्फिडेंस तो इसी दिन भुरभुरी रेत हो चुका था जब इसको कुर्बानी के लिए पंचायत में पेश किया गया था। वो हमेशा से अपने इलाके की इन फरसूदा और ज़ालमाना रवायत से बहुत नाला थी, मगर ये नहीं जानती थी कि एक दिन वो भी इन्हीं ज़ालमाना रवायात की भेंट चढ़ जाएगी। इसे बलि चढ़ाने वाले इसके अपने सगे रिश्ते होंगे। निकाह के बाद जब अपने भारी कदम घसीटती अफरीदी हवेली में दाखिल हुई तो एक नई हीर बन चुकी थी, जो डरपोक भी थी और बुज़दिल भी थी, मगर अब बहादुर न रही थी, क्योंकि अब इसे सारी ज़िंदगी अपने लाला की गलती की सज़ा तो भुगतनी थी। वो भी वैसा ही दिन था जैसे दिन को हीर बाग और झील किनारे जाकर एंजॉय करती थी। सर्दियाँ जा रही थी और गर्मियों की आमद थी। इन्हीं दिनों के पुरसोच लुत्फ़ को महसूस करने वो टेरेस पर आई, मगर बहुत कुछ बदल चुका था। ना तो दिल में कोई खुशी थी और ना ही कोई उमंग। इसलिए वो एंजॉय करने के बजाय वहाँ बैठकर माजी में गुजरे ऐसे ही दिनों को याद करने लगी। इसे 6 साल पहले का दिन पूरी जुज़ियात से याद था जब वो ऐसे मौसम का लुत्फ़ लेने झील गई थी, जहाँ इसे पहली दफ़ा यशब खान अफरीदी मिला था। ही को इस दिन की एक एक बात याद आ रही थी। वो अपनी और यशब की गई हर बात को अपनी ज़ुबान से दोहराकर ताज़ा कर रही थी। वो माजी में भटकती और न जाने क्या कुछ सोचती कि मौज़न की आवाज़ पर हाल में लौटी। ओह, मगरिब भी हो गई और मुझे पता ही नहीं चला। वो बड़बड़ाती हुई कमरे की तरफ बढ़ी। हीर ने मगरिब की नमाज़ पढ़कर जैसे दुआ के बाद हाथ अपने चेहरे पर फेर कर हटाए, इसकी नज़र बेड पर बैठे यशब पर पड़ी, जिसके बाजू पर बंधी पट्टी देखकर वो न जाने किस जज्बे के तहत बेचैन होती जल्दी से इसके तरफ पास पहुंची। ये क्या हुआ आपको? वो फिक्रमंदी से पूछती बेड पर यशब के सामने बैठ गई। कुछ नहीं, ये पट्टी क्यों बंधी है? और ये खून? कहा है ना कुछ नहीं हुआ, वो चिढ़कर बोला। यशब, ये कैसे हुआ? आपको चोट कैसे आई? मुझे बताया ना यशब, एक आंसू चुपके से हीर की आंख से निकलकर गाल पर फिसला। वो रो रही थी इस शख्स के लिए जो माजी में कभी इसे अच्छा लगा था, जिसे भुलाकर भी वो भूल नहीं पाई थी, जिसने इसे सिर्फ और सिर्फ एक खूनी की बहन समझा था, जिसने इसे कोई नरमी न बरती। फिर भी वो इस जालिम शख्स की तकलीफ पर रो रही थी। यशब ने हैरत से इसके आंसू को देखते हुए हीर की आंखों में झांका, जिनमें फ़िक्र थी, परेशानी थी, तकलीफ थी, परवाह थी और शायद चाह भी थी। ये वही आंखें तो थी जिनको बार बार देखने की ख्वाहिश की थी कभी, और अब ये आंखें इसकी अपनी मलकियत थी। वो इनमें डूब जाने का हक रखता था। वो इन काजल भरे नैनों में डूब ही गया था।
सिर्फ एक लम्हा लगा था यशब अफरीदी के जज्बात को इसकी बेनियाजी पर हावी होने में, और सब कुछ भुलाकर हीर की ज़ात में गुम होता चला गया। क्या कशिश थी इसकी आंखों में, मत पूछो। मुझसे मेरा दिल लड़ पड़ा। मुझे वो चाहिए, शख्स चाहिए। हाल एक लम्हे में कमज़ोर पड़ जाने वाला मर्द, यह है आपकी असलियत। यशब के कानों में हीर का कहा क्या फिक्रा गूंज रहा था। वो इस वक्त झील किनारे बैठा हीर और इसकी बातों को सोचते हुए खुद को मलामत कर रहा था। ठीक ही तो कहा था इसने, यही तो है मेरी असलियत। क्यों मैं कमज़ोर पड़ गया, क्यों झांका मैंने इन आंखों में जो मुझे ले डूबी। अपने जाल में बहुत बुरी तरह फंस गया हूँ मैं, इसलिए तो इसे कमरे से निकाला था मैंने कि कहीं कमज़ोर ना पड़ जाऊँ। और अब वो मुझे बात बात पर यही ताना देगी। बेशक वो बीवी है मेरी, मैं इस पर हक रखता हूँ, मगर जो सलूक मैं इसके साथ रवा रख चुका, इसके बाद ऐसा कुछ। यशब ने परेशानी से सर हाथों में गिराया। 10 मिनट बाद वो मुतमिन से अपने बिखरे बाल समेटता बाजारों की तरफ बढ़ के जैसे कुछ सोच चुका हो। इस रात ना सिर्फ यशब कमज़ोर पड़ा था, बल्कि हीर ने भी कोई मज़ाहमत न की। पर इस रात के बाद वो दोनों एक दूसरे से नज़रें चुराए हुए थे। यशब ने हीर को मुखातिब करना ही छोड़ दिया, ना कोई तंज ना ताना। और हीर, वो तो पहले भी खुद से मुखातिब नहीं करती थी। यूँ खामोशी से चंद दिन गुजरे जब हीर को अपने अंदर होने वाली तब्दीली का पता चला। वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी इस तब्दीली से, बल्कि उल्टा चिड़चिड़ी होती जा रही थी। वो जानती थी ये बात ना तो यशब के लिए खुशी का बायस होगी, ना इस हवेली के बाकी मकीनों के लिए, इसलिए वो किसी को भी बताए बगैर खामोश हो गई थी। इस दिन भी वो माजी को और अपने घर वालों को याद करके अफसरदा थी, जब यशब की ज़रा सी बात पर सीख पाओ थे इतने दिनों की खामोशी का लावा उगल गई। यशब इसकी बात के जवाब में कुछ भी कहे बगैर कमरे से निकल गया, और रात के 12 बज चुके थे, मगर यशब अभी तक नहीं लौटा। हीर इसके इंतजार में जाग रही थी। ऐसा कुछ गलत तो नहीं कहा जो इतना कड़वा, इतनी अक्कड़ है कि वापस ही नहीं आए। मत आए, मुझे क्या, मैं कौन सा मरी जा रही हूँ इंतजार में। वो सर झटकती बेड पर आई। मेरा भी इस बेड पर इतना ही हक है जितना यशब अफरीदी का। पहले खामोश थी, पर अब नहीं रहूँगी। खान साहब, अपने हक के लिए लड़ूंगी। वो खुद को तसल्ली देती चादर ओढ़कर लेट गई। रात का ना जाने कौन सा पहर था जब हीर की आंख खुटके की आवाज़ पर खुली। इसने मुंदी मुंदी आंखों से यशब को सोफे पर लेटते देखा, और ये देखने का गजब हो गया। वो झटके से उठ बैठी। सोफे पर लेटकर क्या शो करना चाह रहे, यही कि मैं अब भी आपके लिए अछूती हूँ, जिसके साथ आप अपना बिस्तर शेयर नहीं कर सकते। यशब कुछ भी कहे बिना करवट बदल गया। यूँ कहे ना कि अब मुझसे नज़रें मिलाने की हिम्मत नहीं है, बुज़दिल इंसान। वो बुलंद आवाज़ से बड़बड़ाई। बुज़दिल नहीं हूँ मैं, समझी। और जहाँ तक नज़रें ना मिलाने का मसला है, तो मैंने ऐसा कुछ गलत नहीं किया कि तुमसे नज़र चुराता भी हूँ, इसलिए खामोशी से सोचो। मुझे सोने के लिए आपकी परमिशन नहीं चाहिए, तो मत सो, मगर ज़ुबान बंद रखो अपनी। मुझे सोना है। मेरी ज़ुबान है, मैं खोलूँ या बंद रखूँ, वो बदतमीज़ी से बोली। मसला क्या तुम्हारा, वो कुर्राता हुआ इसकी तरफ है। तहम्मुल से जवाब दे रहा हूँ तो इसका ये मतलब नहीं कि सर पर चढ़ जाओ। अपनी हद मत भूलो तुम। भूल चुकी हूँ मैं सब, याद है तो बस इतना कि मैं आपकी बीवी और आपके बच्चे। स्टॉप दिस नॉनसेंस। यू चिल्लाकर क्या बावर करवाना चाह रही हो तुम, या फिर ये समझ रहे हो कि तुम्हारा ये वावेला तुम्हारे काम आएगा और मैं तुम्हारी तरफ माइल हो जाऊँगा। तो ये भूल है तुम्हारी हीर बीबी, तुम मेरी शरई बीवी हो और मैंने तुमसे जायज़ ताल्लुक़ बनना है। तुम्हें कोई तकलीफ़ है तो रहे, आई डैम केयर। यशब ने सुरख आंखों से देखते हुए कहा। मुझे कोई शौक़ नहीं आपको अपनी तरफ माइल करने का, क्योंकि अगर मुझे ऐसा कोई शौक़ होता तो आप 3-4 माह भी खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते। यशब खान अफरीदी। और अगर आपको केयर नहीं तो मुझे भी नहीं है, समझे आप। मैं कल ही अपने घर वालों से मिलने जाऊँगी, और अगर आपने मुझे रोकने की कोशिश की तो खुद भी सुकून से नहीं बैठूंगी, और ना ही आपको बैठने दूंगी। हीर ने धमकी दी। न जाने इतनी बहादुरी इसमें कहाँ से आ गई थी। वो जो माजी की नडर हीर बन चुकी थी, शायद माँ बनने के जज्बे ने इसे इतनी हिम्मत दी थी जो यशब को दूबदू जवाब दे रही थी। कल की कल देखी जाएगी, फिलहाल बेड से उठकर अपनी जगह पर जाओ। क्यों जाऊँ, जब ताल्लुक जायज़ है तो फिर तक आपको तकलीफ़ किस चीज़ की है। यशब इसकी बदतमीजी बदजुबानी पर टेम्पर लूज करता है इस पर चढ़ दौड़ा। 1-2 और तीसरा थप्पड़ मारने वाला था कि बीच में रुक गया। आज के बाद जुबान दराजी की सज़ा इससे भी बदतर होगी, समझी। इसलिए किस खुशी में वहमी में मत रहना। वो वार्निंग देता सिगरेट और लाइटर उठाकर बालकनी में निकल गया। पीछे हीर घुटनों में सर्दी सिसक उठी। वो तो समझी थी कि शायद इसकी सज़ा ख़त्म होने जा रही है, मगर नहीं, वो गलत समझी थी शायद। कोई पूछे ज़रा इनसे कि दिल जब मर गया तो हो तो क्या तदफीन जायज़ है। कोई पूछे ज़रा इनसे मोहब्बत छोड़ देने पर, दिलों को तोड़ देने पर कोई फतवा नहीं लगता। कोई पूछे ज़रा इनसे मोहब्बत इसको कहते हैं जो सब कुछ ख़त्म करती है, दिलों को भस्म करती है। अगर यही मोहब्बत है तो नफ़रत किसको कहते हैं। यशब साहब लाख लानत तड़े थे, लाख लानत कसमें, लानत बेशुमार भी है। बगैरती तो रिकॉर्ड कायम कर देते तुसी ते चवल आदमी। बीबी जान, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। हीर इनके कमरे में मौजूद बात करने की इजाज़त ले रही थी। बोलो बच्चे। बीबी जान कुरान पाक को गुलाफ में लपेटती बोली। बीबी जान, मैं अपने घर वालों से मिलना चाहती हूँ। बीबी जान को वो कुछ दिन से बदली बदली और न डर सी महसूस हो रही थी, मगर वजह जानने से कासिर थी। बच्चे, मुझे तो पहले भी कोई एतराज़ नहीं था और अब भी नहीं है। तुम यशब से इजाज़त ले लो। वो नहीं देंगे इजाज़त, इसलिए मुझे सिर्फ आपकी और बाबा जान की इजाज़त चाहिए, बस। वो दो टोक बोली। बैठो। बीबी जान ने इसका अंदाज़ देखते हुए कहा। हीर पास पड़ी चेयर पर टिक गई। अब बोलो, क्या हुआ है। घर वालों से क्यों मिलना चाहती हो। मुझे याद आ रही है सबकी, खुद और बिना कसूर की जितनी सज़ा भुगत चुकी हूँ काफ़ी है। आप अपने बेटे से कहें या तो मुझे मार दे या फिर मुझे मेरे घर वालों से मिलने दें। यशब से झगड़ा हुआ क्या। बीबी जान तो इसके धीमे अंदाज़ की कायल थी, और अब वो जिस अंदाज़ में बात कर रही थी वो इनके लिए हैरान कुन था। नहीं, इसने नफ़ी में सर लाया।
हाथ उठाया इसने तुम पर। हीर इनके सही अंदाजे पर झटके से सर उठाया। तुम्हारे गाल पर निशान है। इन्होंने हीर के बोलने से पहले निशानी बताई। दोबारा वो तुम पर हाथ नहीं उठाएगा, तुम बेफिक्र हो जाओ, उन्होंने यकीन दिलाया। ये हाथ तो न जाने कितनी दफ़ा उठ चुका बीबी जान, आपको तो अब मालूम पड़ा है। हीर दिल में हम कलाम हुई। बीबी जान, बात हाथ उठाने की नहीं है, बात तो बेकसूर सज़ा काटने की है, मध्यम आवाज़ में बोली। हीर बच्चे, तुम इस इलाके की पली बड़ी हो, तुमसे बेहतर कौन यहाँ के रस्म और रवाज जानता होगा, फिर शिकवा किस बात का। बीबी जान, मैं थक चुकी हूँ, वो मायूस हुई। हिम्मत से काम लो, सब ठीक हो जाएगा। नहीं होगा कुछ भी ठीक, जब शुरू से अब तक नहीं हो पाया तो फिर अब कैसे होगा। मैं, आप, हम सब औरतें अपने रिश्ते की खातिर सूली चढ़ा दी जाती हैं और फिर उम्मीद की जाती है कि बेजुबान जुबान जान बनकर हर जुल्म हर सज़ा सहते जाओ। ना पहले कुछ बदला और ना ही अब बदलेगा। मैं बात करूँगी यशब से कि तुम्हें घर वालों से मिला लाए। बीबी जान ने तसल्ली दी। नहीं, मुझे यशब अफरीदी की भीख नहीं चाहिए, मुझे नहीं मिलना घर वालों से। वो इनकार करती रोती हुई बाहर निकल गई। बीबी जान ने अफसुर्दा होकर पास पड़ा फ़ोन उठाया, मेहरू का नंबर डायल किया। हीर, ऐसे क्यों बैठी हो, तबीयत ठीक है तुम्हारी। मेहरू फिक्रमंदी से पूछती इसके पास सामने आई। वो 2 दिन पहले वापस आई थी, बीबी जान ने इसे वापस बुलवाया था। मैं ठीक हूँ भाभी। हीर हल्का सा मुस्कुराई। क्या खाक ठीक हो, गुल बता रही थी तुम खाने पीने में भी लापरवाही बरती हो, इसलिए तो रंगत इतनी पीली होती जा रही है। खुद को क्यों सज़ा दे रही हो, जब ज़िंदगी का मकसद ही सज़ा झेलना भाभी, तो फिर परवाह करने का क्या फ़ायदा। वो मायूसी से बोली। हीर, यशब का रवैया तो शुरू दिन से मुनासिब नहीं था, पर तुम तो सब्र से काम ले रही थी, फिर अब ऐसा क्या हुआ कि तुम इतनी मायूस हो चुकी हो। मैं पहले मायूस नहीं थी भाभी, इसलिए तो सब्र से बर्दाश्त कर रही थी सब, पर अब वक्त और हालात मुझे मायूस कर चुके हैं, इसलिए मेरी बर्दाश्त भी ख़त्म होती जा रही है। घर वाले बहुत याद आ रहे हैं क्या, मैं यशब से बात करूँ। नहीं, मुझे किसी की याद नहीं आ रही और ना ही मैं किसी से मिलना चाहती हूँ। देखो हीर, जो भी मसला मुझसे शेयर करो प्लीज़। मेहरू फिक्रमंद हुई। भाभी, मुझे कोई मसला नहीं, मैं ठीक हूँ। तुम बताना नहीं चाहती तो और बात है, मैं तुम्हें ऐसे छोड़कर नहीं गई थी जैसे तुम हो चुकी हो। हीर क्या कहती खामोशी से सर झुकाए बैठी रही। मेहरू ने इसके झुके सर को देखकर मजीद पूछना मुनासिब न समझा। अच्छा, मैं तुम्हारी दूध भिजवाती हूँ, पी लेना, वरना मैं खफा हो जाऊँगी। जी पी लूँगी। हीर इसकी प्यार भरी धमकी पर मुस्कुरा दी। यशब, वो सीढ़ियों के पास अपने नाम की पुकार पर मुड़ा। कहाँ थे तुम अब तक, जानते हो बीबी जान कितनी दफ़ा तुम्हारा पूछ चुकी हैं। मेहरू ने फिक्रमंदी से पूछा। मिल आया हूँ बीबी जान से। खाना खाया। अभी तो आया हूँ, आपने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। अच्छा, फ्रेश होकर आ जाओ, मैं लगाती हूँ खाना। अभी आया, वो कहता हुआ सीढ़ियाँ चढ़ गया। कमरे में दाखिल होते ही यशब की नज़र सामने जाए नमाज पर सजदे की हालत में झुकी हीर पर पड़ी। वो सर झटकता वॉशरूम चला गया। 15-20 मिनट बाद जब वो बालों में टॉवल रगड़ता बाहर निकला तो हीर अभी भी इसी हालत में थी। यशब ने आईने के सामने खड़े होकर बाल बनाए और जानबूझकर ब्रश जोर से ड्रेसिंग टेबल पर फेंका, मगर इस खटके पर भी हीर टस से मस न हुई। मशकूक होता इसकी तरफ आया। हीर, हीर, फिर पुकारा, मगर हीर ने कोई जवाब न दिया। यशब ने फिक्रमंदी से ज़मीन पर बैठकर हीर का कंधा हिलाया। इस तरह से झटके पर वो यशब की तरफ लुढ़क गई। हीर, हीर, आंखें खोलो। हीर, क्या हुआ है, आंखें खोलो हीर, प्लीज़। वो हीर पर झुका इसके गाल थपथपा रहा था। जब मगरू ले जाके दफ़ा हो जाके, बेगैरत आदमी, मनहूस जा। अब क्या लेने आया, चवल आदमी। क्या हुआ हीर को। मेहरू दरवाजे से भागती हुई पास आई। वो इतनी देर इंतजार के बाद यशब को बुलाने आई थी जब कमरे के अधखुले दरवाजे से हीर को गिरे देखा। पता नहीं भाभी, मैं जब आया तो ये सजदे की हालत में थी और मेरे बुलाने से। हीर, आंखें खोलो हीर, मेहरू इसके हाथ से लाती हुई पुकार रही थी। यशब, हमें हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, जल्दी करो, पता नहीं क्यों बेहोश हो गई है। जी। यशब ने सर हिलाते झुककर हीर का वजूद बाजू में भरा और बाहर की जानिब चल पड़ा। तुम गाड़ी तक जाओ, मैं चादर लेकर आती हूँ। मेहरू कहती जल्दी से अपने कमरे की तरफ भागी। चंद मिनट बाद यशब और मेहरू हीर के बेहोश वजूद को लिए हॉस्पिटल जा रहे थे। हॉस्पिटल की जाके कितने दफना आया, तैन भी सुकून मिल जाए, चवला। मिसिज यशार, पेशेंट से क्या रिश्ता आपका, डॉक्टर रज़िया ने मेहरू से पूछा। वो मेहरू को जानती थी क्योंकि इनके गांव से 2 मील के फासले पर वाक़ हॉस्पिटल की खूबसूरत सी इमारत यशार अफरीदी और खाकान अफरीदी की मेहनतों का समर थी। मेरी देवरानी है। मेहरू ने एक नज़र पास खड़े यशब पर डालकर ऐसा रिश्ता बताया। कब हुई है शादी। आप ये बताएं कि पेशेंट की कंडीशन कैसी है, इसका बायोडाटा जानकर क्या करेंगी आप। यशब हाइपर हुआ। तुम चुप रहो यशब। इट्स ओके मिसेस यशार, मैं इनके मजाज को जानती हूँ, अक्सर यहाँ का स्टाफ इनके गुस्से से फैज़ियाब होता रहता है। डॉक्टर रज़िया ने मुस्कुराकर कहते हुए इन दोनों को अपने साथ अपने कमरे में आने का कहा। प्लीज़ हैव अ सीट, वो मुस्कुराकर बोली। यशब मुश्किल अपना गुस्सा ज़ब्त करता है चेयर घसीट कर बैठा। मेहरू इसके सुर्ख चेहरे से इसके गुस्सा भाप गई थी। प्लीज़ डॉक्टर रज़िया, बताएं हीर कैसी है। शी इज़ फाइन नाउ। हुआ क्या था अचानक, कैसे बेहोश हो गई। इस कंडीशन में ऐसा हो जाता है मिसेज यशार, आप तो खुद एक माँ। डॉक्टर रज़िया मुस्कुराकर बोली। कैसी कंडीशन, मैं समझी नहीं। डॉक्टर ने एक नज़र यशब को देखा जो टिकटिकी से सामने लगे वॉल क्लॉक को घूरा था। शी हैज़ 2 months प्रेगनेंसी। जी। मेरू इस खबर पर शॉक्ड हुई। आप नहीं जानती क्या। नहीं, ऐसी बात नहीं, वो एक्चुअली मैं अपने पेरेंट्स की तरफ थी तभी ये खुशखबरी मिली थी। मेहरू ने पर वक्त बात को संभाली। ओ ओके। डॉक्टर रज़िया हॉन्ट स्केयर कर मुस्कुराई। बट हर कंडीशन इज़ टू मच क्रिटिकल, इनकी डाइट का खास ख्याल रखें, काफ़ी वीकनेस है जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई थी। मैं मेडिसिन लिख रही हूँ, बाकायदगी से मेडिसिन दें, खाने पीने का प्रॉपर ख्याल करें और 10-15 मिनट दिन के स्पेस से चेकअप करवाती रहें।
जी हम घर ले जा सकते हैं? मेहरू ने इजाज़त मांगी। बिल्कुल। ओके थैंक्स। मेहरू ने डॉक्टर रज़िया से हाथ मिला और यशब की तरफ मुड़ी। यशब इसके मुड़ने से पहले कमरे से निकल चुका था। वापसी का रास्ता खामोशी से कटा है। तुम हीर को कमरे में ले जाओ, मैं कुछ खाने को लाती हूँ। मेहरू ने सीढ़ियों के पास हीर के गिर्द से बाजू हटाकर यशब से कहा, इसकी टांगें सलामत है, खुद चलकर जा सकती है ये। वो फनकार कर कहता है सीढ़ियाँ चढ़ गया। मेहरू एक मलामती नज़र इस पर डालकर हीर को पकड़े आगे बढ़ी। भाभी मुझे कोई और कमरा मिल सकता है क्या, या फिर ऐसा करें मुझे बेसमेंट में ही छोड़ा, मैं वहाँ सुकून में रहूँगी। इस हवेली में बहुत से कमरे हैं, तुम किसी भी कमरे में ठहर सकती हो, पर यशब के कमरे में नहीं, मैं नहीं जाऊँगी। हीर ने नफ़ी में सर हिलाया। अच्छा ठीक है, तुम मेरे साथ मेरे कमरे में चलो, कल अपनी मर्ज़ी से कोई भी कमरा सेट करवा लेना। वो हीर की हालत के पेश नज़र बोली। जी। मेहरू इसे लिए अपने कमरे में आई। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाने को कुछ लाती हूँ। मुझे ज़रा भी भूख नहीं है भाभी। चुप रहो तुम, अब मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनने वाली। मेहरू टपटती कमरे से निकल गई। हीर ने ढीले अंदाज में गर्दन सोफे की पुश्ते टकाकर आंखें मूंद ली। कई आंसू लड़ियों की सूरत में आंखों से निकलकर इसके गालों को भिगो गए। कब तक चलेगा ये सब? पहले तो मैं अकेली थी, मगर अब मेरे मालिक मैं क्या करूं? मेरी सज़ा कब ख़त्म होगी? क्या सारी ज़िंदगी मुझे अपने नाकर्दा गुनाहों की सज़ा झेलनी होगी? नहीं मेरे मालिक नहीं, मुझ में अब मज़ीद सक्कत नहीं बाकी नहीं रही। हीर सो गई क्या? मेहरू ने ट्रे टेबल पर रखते हुए पूछा। वो जल्दी से आंसू पोंछ कर सीधी हुई। नहीं, जाग रही हूँ। चलो फिर जल्दी से ये सब ख़त्म करो और मेडिसिन लेकर आराम करो। मेहरू ने पास बैठकर ज़बरदस्ती से थोड़ा बहुत खाना खिलाकर मेडिसिन दी और बेड पर लिटाकर कंबल उड़ाया। हीर ने तशक्कराना नज़रों से मेहरू को देखा और आंखें बंद कर ली। कभी कभी इंसान वाकई हार जाता है, खामोश रहते रहते, सब्र करते करते, उम्मीदें रखते रखते, रिश्ते निभाते निभाते, सफाइयाँ देते देते, अपनों को मनाते मनाते, और कभी कभी खुद से। भाभी लाएं, ये मैं करती हूँ। हीर ने किचन में चाय बना दी। मेहरू से सॉस पैन पकड़ा। अरे नहीं, तुम रेस्ट करो जाकर, ये सब हो जाएगा। मैं बहुत रेस्ट कर चुकी हूँ, इसलिए मुझे बनाने दे चाय, और आप लॉन में चले, मैं चाय लेकर वहीं आती हूँ। चलो ठीक है, बनाओ तो मैं चली जाती हूँ। मेहरू मुस्कुराती हुई बाहर निकल गई। कुछ देर बाद हीर भी चाय की ट्रे लिए लॉन में आ गई। आजकल मौसम काफ़ी अच्छा है ना? मेहरू ने इर्द गिर्द देखते हुए हीर की राय ली। अच्छा है। वो अपना कप लिए चेयर पर बैठी। झील वाली साइड पर गई हो कभी? चंद मिनट की खामोशी के बाद मेहरू ने पूछा। कई बार। अब भी जाने को दिल करता है क्या? नहीं। हीर ने नफ़ी में गर्दन हिलाई। क्यों? अगर इंसान अंदर से खुश और मुतमिन हो तो सब कुछ करने को दिल चाहता है, वरना नहीं। हीर, यशब। भाभी प्लीज़, मुझे इनके बारे में कोई बात नहीं करनी। क्यों नहीं करनी हीर? यशब ना सिर्फ तुम्हारा शौहर है, बल्कि अब तो तुम्हारे बच्चे का बाप भी बनने वाला है। इससे क्या होगा? जब इन्हें मेरे वजूद से सरोकार नहीं, तो फिर इस बच्चे से क्या होगा, जो सिर्फ एक लम्हाती गलती का नतीजा? ऐसे मत कहो हीर, मैं मानती हूँ यशब गलत कर रहा है तुम्हारे साथ, मगर तुम इसकी बीवी हो, इसकी नस्ल की अमीन हो, फिर कैसे से तुमसे इस बच्चे से सरोकार नहीं होगा? अच्छा एक बात पूछूं, सच सच बताओगी ना, बड़ी बहन समझ कर? जी पूछें। तुम यशब को पहले से जानती थी? मेरा मतलब है निकाह से पहले। आपसे किसने कहा कि मैं इनको जानती हूँ? हीर ने सवालिया नज़रों से मेहरू को देखा। यशब ने? यशब? यशब खान ने? वो हैरान हुई। इसी ने बताया। कब, कहाँ? झील के पास। हीर मुँह खोले साकती। तो क्या इस शख्स को वह सरसरी से मुलाकात अभी तक याद थी? क्या हुआ, कुछ गलत कहा मैंने? मेहरू इसकी शक्ल देखकर बोली। नहीं, असल में वो। हीर, मैं तुम्हें 6 साल पहले से जानती हूँ, जब तुम पहली बार यशब से मिली थी। हीर ने हैरत से मेहरू को देखा। असल में यशब ने तुम्हारे बारे में मुझे सब कुछ बता दिया। वो इस मुलाकात के बाद कई बार वहाँ झील के पास तुमसे मिलने की उम्मीद ले गया, मगर तुम इसे दोबारा नहीं मिली। यशब इन दिनों लंदन में पढ़ रहा था और छुट्टियों पर आया हुआ था जब तुम इसे मिली। फिर हर बार वो तब भी छुट्टियों पर आता, झील किनारे ज़रूर जाता, मगर तुमने दोबारा इसे नहीं मिलना था, सो नहीं मिली। वक्त के साथ साथ ये बात माजी का हिस्सा बन गई। मैंने फिर दोबारा यशब से तुम्हारे बारे में नहीं पूछा, क्योंकि हदीद के आने से मैं काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ हो चुकी थी, और सच पूछो तो मैं इस बात को भूल ही चुकी थी। जिस रोज़ तुम पंचायत से आई, इस रोज़ मुझे तुम्हारे पूरे नाम को सुनकर शौक लगा था, क्योंकि यशब को जो लड़की 6 साल पहले मिली, जिसे वो पसंद करने लगा था, इसका नाम भी हीर दिलावर खान था। तब मैंने यशब से कन्फर्म किया कि तुम वही हीरो जिसे झील पर मिली थी। इसके इकरार के बाद मेरे दिल में तुम्हारे लिए जो थोड़ा बहुत मैल था, वो भी ख़त्म हो चुका था। और यकीन मानो हीर, जहाँ तक मेरा ख्याल है, यशब तुम पर सिर्फ ज़ाहिरी गुस्सा करता है, अंदर से वो अभी भी। भाभी। यशब की भारी आवाज़ पर जहाँ मेहरू को ब्रेक लगा, वहीं हीर भी खुला मुँह बंद करती सिर झुका गई। ये यशब तुम? जी मैं? कौन सी कहानियाँ सुनाकर दिल बहला रही हैं? वो तंज करता हीर की तरफ आया। और तुम ये मासूम सी शक्ल बनाकर सबकी हमदर्दियाँ समेट के मेरे खिलाफ कर दोगे, तो ये भूल है तुम्हारी। यशब चुप हो जाओ तुम। यूँ चीख चिल्लाकर अपना गुस्सा हीर पर निकाल कर किसको धोखा दे रहे हो? खुद को, हीर को, या हम सबको? मान क्यों नहीं लेते कि हीर आज भी तुम्हारे दिल में है? बस, इससे आगे कुछ नहीं। यशब ने हाथ उठाकर मेहरू की बात काटी। मेरे दिल में आपकी हीर ना कभी थी और ना ही कभी होगी। गौर से सुन ले, इसलिए इन बातों से जी मत बहलाएं, क्योंकि मैं इनसे। हाँ जी, वो बड़े खान मर्दाने में। यशब की खूनख्वार नज़र ने सकीना की बोलती बंद की। वो जानती थी वो क्या कर चुकी है। दोबारा ऐसी गलती हुई तो नहीं खान जी, दोबारा नहीं होगी। वो एक तीखी नज़र इस पर डालता मर्दाने की तरफ बढ़ गया। कितनी दफ़ा कहा है सकीना कि जब वो बात करो तो बीच में मत काटा करो। जानती तो इसके मसाज को, मगर नहीं, बेइज्जती करवाने की आदत जो पड़ गई तुम्हें। मेहरू ने डपटा। माफ़ कर दे मेहरू बाजी, आइंदा नहीं होगी। अच्छा ठीक है, जाओ। सकीना जान बख्शती पर अंदर की तरफ भाग गई। मेहरू ने हीर का अंधा हिलाया। हीर, इसकी बातों को दिल पर मत लो।
ऐसे जो मुंह में आता है बोल देता है। चलो मेरे साथ बीबी जान के कमरे में, आप चले मैं आती हूँ। हीर मध्यम सा मिनमिनाई। नहीं मेरे साथ ही चलो, मैंने इन्हें कुछ देर पहले खुशखबरी सुनाई थी, तुम्हारा पूछ रही थी। चलो चलकर नसीहतें और दुआएं ले लो, मेहरू ने टोका दिया। चले। वो खड़ी हुई, दोनों आगे पीछे बीबी जान के कमरे की तरफ चली गई। ये शब्द ना, वो जो भूखे कुत्ते नहीं होते उसके आगे बंदा डालते। मेहरू ईशा की नमाज़ पढ़कर हटी थी जब गुल इजाज़त मांगती अंदर दाखिल हुई। मेहरू बाजी, हीर बीबी को छोटे खान बुला रहे हैं। पैगाम पर हीर का मैगज़ीन का सफ़ा पलटता हाथ एक लम्हे को साख्त हुआ। मेहरू ने एक नज़र इसे देखकर गुल को अच्छा कहकर रुखसत किया और खुद हीर की तरफ आई। हीर जाओ, यशब बुला रहा है। मैं नहीं जाऊँगी भाभी। देखो हीर, तुम इसकी बीवी हो, हवेली में सबको पता चल चुका कि तुम यशब के बच्चे की माँ बनने वाली हो। फिर अलग कमरा अलग करके क्यों दूसरों को बातों का मौका दे रही हो? यूँ कहें भाभी कि 2 दिन में उकता गई हैं मुझसे। वो रुहान सी हुई। तुम ऐसा समझ रही हो तो मैं तुम्हारी बात को झुटलाऊंगी नहीं, क्योंकि मैं सोच रही हूँ, वो सोच रही हूँ जो तुम दोनों ही नहीं सोच और समझ पा रहे। ठीक है मैं जा रही हूँ। हीर कंबल हटाकर खड़ी हुई। खफा होकर जा रही हो? नहीं। तो फिर रोनी सूरत क्यों बना रखी है? मेहरू इसके पास आकर मुस्कुराई। मेरी सूरत है ही ऐसी। एमी, तुम्हारी सूरत तो इतनी प्यारी है कि जिसकी सिर्फ आंखों को देखकर ही यशब खान अफरीदी और खड़ूस मर मिटा था। हीर लफज खड़ूस पर खिलखिला उठी। ये हुई ना बात, यूँ ही हंसती रहा करो। अनकरीब वो फिर से तुम्हारे कदमों में होगा बच्चे। मेहरू ने इसके सर पर हाथ रखे बंगाली बाबा की नकल उतारी। भाभी सोचो ज़रा, यशब खान अफरीदी तुम्हारे कदमों में कैसा लगेगा? मेहरू ने शरारत से आंख दिखाई। भाभी हा, चलो जाओ अब। रब रखा कहीं वो मोहतरम बंदूक लेकर ही ना तुम्हें रुखसत करवाने आ जाए। हीर इसकी बात पर मुस्कुराती हुई कमरे से निकल गई। ही जैसे ही कमरे में दाखिल हुई, इसके सामने खड़े यशब पर पड़ी, जो इसे देख पल के घूर रहा था। वो सर झुकाए मजबूत कदम बढ़ाती करीब पर। आपने बुलाया? तुम्हारा कमरा कौन सा है? तीखे अंदाज में पूछा गया। पता नहीं। तो फिर किसे पता है? तेवरी चढ़ी। आपको। मुझे? वो इस्तज़ाइया हंसा। आज के बाद ही, हाय हाय कितने गया, आज के बाद ये ड्रामा रचाया तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। मैं पहले कौन सा अच्छा करें? वो दिल में बड़बड़ाई। सुन रही हो मेरी बात? जी। हीर ने सर हिला दिया। अमल भी होना चाहिए। और हाँ, बीबी जान को मेरे हाथ उठाने का तुमने बताया था? यशब ने से बारू से खींच कर करीब किया। नहीं। हीर ने इसकी आंखों में देखकर झुरझुरी ली जो बेइंतहा सुरख थी। वो खौफ के बाईस चंद सेकंड से ज़्यादा इसकी लाल अंगार आंखों में नहीं देख पाई। तो फिर इन्हें ख्वाब आया कि मैंने तुम पर हाथ उठाया था? यशब बुलंद आवाज़ में बोला। मैंने नहीं बताया। वो तो इन्होंने गाल पर निशान देख लिए थे तो वो हल्का हल्का लरसती बोली। यशब ने एक नज़र इसके गालों पर डाली और छटक कर इसे पीछे धकेला। हीर इस झटके के लिए तैयार न थी, इसलिए पीछे को उल्टे मुंह ज़मीन पर गिरी। अम्मा! इसके मुंह से चीख बुलंद हुई। यशब ने हर किसी नहीं सोचा था वो इतने हल्के से झटके पर इतनी बुरी तरह से गिरेगी। हीर व्हाट हैपेंड? तुम ठीक तो हो ना? वो इस पर झुका पूछ रहा था। हीर तकलीफ की वजह से सिर्फ नफ़ी में सर हिला पाई। क्या हुआ भाभी? वो हीर का सर गोद में रखे मेहरू को पुकार रहा था। खान हॉस्पिटल। वो घुटी आवाज़ में मुश्किल इतना ही कह पाई। यशब इसके मुंह से लफ्ज़ हॉस्पिटल सुनता जल्दी से बाजू में उठाई नीचे की तरफ भागा। जा मर जा हुन तू, बेगैरत आदमी, चवल जिया। सॉरी खान साहब, हम कोशिश के बावजूद कुछ नहीं कर पाए। आपकी मिसेस का मिसकैरेज हो गया। डॉक्टर रज़िया ने अफसरदा अंदाज में खबर सुनाई। धड़म। यशब खान अफरीदी अपनी बनाई की ऊंचाई से मुंह के बल धड़म से गिरा। मैं तो उत्तो भी धक्का देने से तैयार है। बेगैरत आदमी, बहुत चंगा है तेरे ना, तू यही डिज़र्व करता था। हीर कैसी है? वो इतनी मध्यम आवाज़ से बोला कि डॉक्टर बमुश्किल सुन पाई। ठीक है, मगर फ़िलहाल गनूद की में आप मिल सकते हैं, रूम में शिफ्ट कर दिया। जी। वो सर हिलाकर कहता भारी कदम घसीटता हीर के कमरे की तरफ बढ़ने लगा। ये क्या कर दिया यशब खान तुमने? अपनी औलाद को अपने हाथों ख़त्म कर दिया कि अब इसका इंतकाम खुद से लोगे, जैसे शम्स का इंतकाम हीर से लेते रहो। वो तो बेकसूर थी बेचारी, मगर तुम तो अनजाने में सही पर कसूरवार बन चुके हो। यशब खान, अपनी औलाद को खा गए हो तुम। इंसान हो या फिर दरिंदे जो अपनी औलाद को नोच खसोट लेते हैं? बोलो क्या हो तुम? इसका ज़मीर खींच के तमाचे मारते इसे आईना दिखा रहा था। तो है ही सपोरिया, बेगैरत। अब क्या करोगे खुद के साथ? क्या वही मारपीट, वही लान तान करोगे जो खुद के साथ, जो हीर के साथ कर चुके हो, इसकी सज़ा के तौर पर? नहीं। इसका ज़मीन इस्तज़ाइया हंसा। तुम खुद के साथ ऐसा कुछ क्यों करोगे भला? मर्द जो ठहरे, और वो ठहरी एक औरत जिसकी परवाह किए बगैर तुमने इसे नारावा सलूक रखा, जिसे वह ज़बान बंद के सहती रही। तुम्हें परवाही कब थी इसकी? ये जो अब तुम्हारी शक्ल उतरी है, तुम्हारी आंखों में नमी है, तो ये पछतावा है तुम्हारा अपनी औलाद खोने का, ना कि हीर के साथ बुरे रवैये का। नहीं, मैं हीर से, यशब तड़प के बड़बड़ाया। क्या हीर से? मैं मोहब्बत करता हूँ हीर से। वो वही पिलर से टेक लगाकर ज़मीन पर बैठ गया। मोहब्बत? इसे मोहब्बत कहते हो तो फिर नफ़रत कैसे कहते हैं यशब खान? मोहब्बत करता तू, चवल जी। अब तेरे वगैरह मोहब्बत को बंदा ना किसी को जाकर नफरत करा लवे। बेगैरत आदमी। मोहब्बत दे विच बताना बचा देता। चंद मिनट दोनों के दरमियान खामोशी छाई रही। बोलो, अब चुप क्यों हो गए? अपनी बकवास बंद करो। मैं हीर से मोहब्बत करता हूँ, करता था, करता रहूँगा, समझे तुम?
यशब घुटनों से सर उठाकर बाआवाज़ बुलंद चिल्लाया। वहाँ से गुजरते स्वीपर ने रुककर हैरत से यशब को ज़मीन पर बैठे अकेले चिल्लाते देखा। यशब इसकी नज़रों में मौजूद हैरत और तजस्सुस देखकर खुद को कोसता उठकर हीट के रूम की तरफ चला गया, मगर कदम अब भी कहीं के कहीं पड़ रहे थे। वो मुश्किल खुद को घसीट कर कमरे में दाखिल हुआ। हीट बेड पर होशो खुद से बेगाना पड़ी थी। एक हाथ में ट्रिप लगी हुई थी जबकि दूसरा नीचे को लटक रहा था। यशब आहिस्ती से चलता पास आया और हीर के लटकते हाथ को बेड पर रखा। ये हीर तो वो हीर ना थी जिसने पहली मुलाकात में यशब अफरीदी के दिल को गुदगुदाया था, जिसे देखकर यशब को फिर से इसे देखने की चाह हुई थी, जिसकी एक झलक की खातिर वो कई बार झील पर गया था, जिसकी छवि यशब के दिल में धुंधली ज़रूर हो गई थी मगर मिटी नहीं थी। ये तो कोई और ही हीर थी जो सदियों की बीमार लग रही थी। पीली रंगत, आंखों के गिर्द से हल्के सूखे फटे होंठ, कमज़ोर और लागर सी। यशब को याद है जब इसे तहखाने से निकाल कर कमरे में लाया तो रात को वो अंधेरे में ज़मीन पर औंधे मुँह गिरी और यशब ने इसकी भरी भरी हेल्थी जिसामत पर चोट की थी और क्रेन मंगवाने का मशवरा दिया था। और अब तो वो इस हीर से आधी रह चुकी थी। यशब के दिल को किसी ने मुट्ठी में जकड़ा। मैं इंतकाम में इतना अंधा हो चुका था कि बिना जुर्म के तुम्हें सजा दी। मैं इतना गिर गया कि मैंने तुम पर हाथ उठाया। तुम्हारी आंखों में आंसू लाए जिन पर मन मिटा था मैं, वो मजीद आगे हुआ। उन्हें मर मिट मर ही जा तू, थानू विच सुकून आ। वैसे भी समझ आ गया कि चलो जी मर गया तू तो चलो तेन माफ़ कर देंगे। तुम्हें अपनी बातों से टॉर्चर किया, बेवजह डपटा, तुम पर अपना गुस्सा निकाला। क्यों मैं अपने बदले की आग तुम्हारे वजूद में उतारता रहा? क्यों? यशब की आंख से एक आंसू निकल कर हीर के ड्रिप लगे हाथ पर गिरे। मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो हीर। इस इंतकाम की आग में जलकर मैं अपना ही नुकसान कर बैठा, अपनी ही औलाद को खा गया मैं। मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। वो बेआवाज़ बोलता है, दिल में हीर से हम कलाम था। मैंने बहुत बुरा किया तुम्हारे साथ, बहुत ज़्यादती किया। मैं बहुत बुरा हूँ, मैं बहुत बुरा। तेरा 4 पाई तू बुरा थे। इसने झुक के हीर के हाथ का बूसा लिया। चंड मार वो जड़ा ना रिफ्लैक्स, वो नहीं होता रिफ्लैक्स एक्शन के ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ही ना बेहोशी ਦੇ ਵਿੱਚ चंड मारे ਨੂੰ। हो सके तो माफ़ कर दो मुझे। मैं तुम्हें देखकर डर चुका था हीर कि कहीं फिर से तुम्हारा असीर ना हो जाऊँ, मगर मैं भूल चुका था कि मैं तो पहले ही तुम्हारा असीर हूँ। अब क्या होऊंगा? चंद मज़ीद आंसू गिरकर हीर के सुनहरी बालों में जज़ब हो गए। बार बार तुम्हें देखने की चाह की थी मैंने, मगर जब ये चाह पूरी हुई तो मेरा इंतकाम इस चाह के मुकाबले डट गया। मेरा इंतकाम मुझसे सब कुछ छीन ले गया हीर। देखो इस बदले के चक्कर में मेरे हाथ कुछ भी नहीं आया। तुम्हारे घर वालों को तकलीफ़ देने चला था मैं, और आज फिर से अपनी कीमती चीज़ खो जाने की तकलीफ़ से गुजर रहा हूँ। जो भी हुआ सब मेरा कसूर है। मेरी वजह से हमारा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले चला गया। अब क्या ये इंतकाम मैं खुद से लूँगा? जाके खुदकुशी कर ला। नहीं, इसके इर्द गिर्द गूंजा। जब नहीं तो फिर ये शार लाला के खून का बदला तुमसे क्यों ले रहा था हीर? मैं क्यों इस कदर गिर गया कि खुद को। एक्सक्यूज़ मी सर। नर्स की आवाज़ पर यशब अपने आंसू पहुँचता पीछे हटा। मुझे इंजेक्शन देना था इन्हें। वो सर हिलाता कमरे से निकल गया। नर्स ने हैरत से खड़ूस से यशब खान की हालत देखी। लगता है काफ़ी मोहब्बत है अपनी बीवी से। हैरत है, इसे गुस्से के अलावा भी कुछ आता है। वैसे रोमांस करते हुए कैसा लगता होगा? नाज़मा नर्स होंठ पर उंगली रखे सोचने लगी। खड़े खड़े फोत हो चुकी हो क्या? आमना ने रूम में एंटर होकर इस पर तर्ज किया। अरे नहीं, मैं तो बस वार्ड में राउंड लो जाकर, तुम्हारी ड्यूटी है वहाँ। पता है मुझे, मेरी उस्तानी मत बनो। डॉक्टर रज़िया ने इंजेक्शन लगाने भेजा था मुझे यहाँ। तो क्या लगा दिया? आमना ने भवें उचकाई। लगा रही हूँ, लगा कर जल्दी ड्यूटी पर आओ। मैं तुम्हारी मुलाजमा नहीं की था, तुम्हारी यारी ड्यूटी भी मैं ही करूँ। वो कहकर वापस मुड़ गई। आ रही हूँ भी। नाज़मा ने मुँह बिगाड़ते हुए हाथ सीधा करके इसकी पुश्त पर लानत भेजी और हीर के बाजू से बेंट टोलने लगी। 2-4 लानत ये शब्द भी भेज दे, तू बहुत ही कोल है साड़ी निस्बत। कैसी तबीयत है अब तुम्हारी? हीर ने आंखें खोलने पर महरू को खुद पर छुके पाया। इसने आहिस्ता से सर हिलाया। चलो थोड़ी हिम्मत से उठो, मैं तुम्हें सूप पिला दूँ। महरू ने इसे सहारा देकर तिरछा सा बिठाया और सूप पिलाने लगी। 3-4 चम्मच देने के बाद हीर ने मज़ीद पीने से मना कर दिया। थोड़ा सा और पी लो। नहीं भाभी बस। ओके लटा दूँ फिर? नहीं ऐसे ही ठीक हूँ, मध्यम सा बोली। बीबी जान भी आने का कह रही थी मगर मैंने मना कर दिया। डॉक्टर रज़िया ने शाम तक डिस्चार्ज करने का कहा है। तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मेरे को समझ नहीं आ रहा था क्या बात करे। हीर खामोशी से कुछ भी कहे बिना सामने दीवार को देखती रही। हीर। 4 मिनट बाद फिर से महरू ने पुकारा। हीर ने सवालिया नज़रों से इसे देखा। हीर, जो हो गया इसे भूल जाओ। देखो हमारी किस्मत में जो लिखा हो वो तो होकर ही रहता है, इसलिए तुम परेशान मत हो, ऊपर वाला और दे देगा। भाभी मुझे नींद आ रही है। महरू की बातों के जवाब में बस यही कह पाई। अच्छा लेट जाओ फिर। महरू ने आगे बढ़कर इसे लेटने में मदद की और इस पर चादर दुरुस्त करके पास पड़ी चेयर पर बैठ गई। हीर ने लेटकर अपनी नम आंखें मूंद ली। महरू अफसुदगी से हीर के कपकपाते होंठों और पलकों पर सजी नमी को देख रही थी। यशब ने नर्स के आने पर कमरे से निकलकर महरू को फ़ोन किया। 20-25 मिनट बाद महरू ड्राइवर के साथ हॉस्पिटल आ गई। यशब कुछ कहे बिना नज़रें चुराता हुआ बाहर निकल गया। रात को हीर 1-2 बार होश में आई मगर गनूदगी में, और अब दोबारा सुबह होश आया था। डॉक्टर रज़िया ने चेकअप के बाद शाम तक डिस्चार्ज करने का कहा। शाम को महरू ड्राइवर के साथ ही हीर को वापस हवेली ले आई। बीबी जान ने बहुत पूरा सर और ठहरे हुए लहजे में हीर को समझा और हिम्मत दी। महरू इसे मेडिसिन देकर यशब के कमरे में छोड़कर चली गई। हीर खामोशी से छत को घूर रही थी जब बालकोनी का दरवाज़ा खोलकर कोई अंदर आया। हीर जानती थी कौन होगा, इसलिए इसने सख्ती से आंखें मींच ली।
यूँ जैसे अपना खोलने की कसम खा रहे हो। ऋषभ शिकस्ता कदमों से चलता बेड के पास आया। हीर ने आंखों के साथ अपनी सांस भी बंद कर ली। हीर, वो आहिस्ती से बोला। आ गया तेरा फोन सौंदा मेरे मुंह जो गंदी जी। हीर फिर इसे पुकारा। हीर की तरफ से खामोशी पाकर वो झुका और लब इसके माथे पर रखे। इस नमस पर हीर ने करब से आंखें खोलकर यशब अफरीदी की आंखों में देखा तो बिना किसी खौफ के देखती चली गई। हीर ने यशब अफरीदी के लमस पर करब से आंखें खोली। कैसी तबीयत है अब? वो शर्मिंदा शर्मिंदा से बोला। जिंदा हूँ। ऐसे मत कहो हीर, मैं हीर नहीं हूँ। मुझे माफ़ कर दो। किस बात की माफ़ी खान? आप तो हक पर थे ना? वो तंज़ी हुई। मैं मानता हूँ मैं गलत था। अब क्या फ़ायदा? अब तो हो चुका जो होना था। वैसे भी जो हुआ बिल्कुल ठीक हुआ। ऐसा ही होना चाहिए था। मैं कौन सा यहाँ खुशियाँ समेटने आई थी जो खुशी रास आती मुझे। हीर, मैं शर्मिंदा हूँ तुमसे। मैंने हरगिज़ नहीं चाहा था कि हमारा बच्चा हमारा नहीं यशब खान, सिर्फ मेरा बच्चा था। अगर आपका होता तो आप वो सब ना करते जो कर चुके हैं। वो चीखना चाहती थी मगर आंसू की वजह से इसकी आवाज़ घुट घुट कर निकल रही थी। मैं जानबूझकर क्यों करूँगा ऐसा हीर? ये सब गलती से। मैं क्यों मान लूँ ये सब गलती से हुआ? वो इसकी बात काटती बोली। जब मैं यहाँ चिल्लाती रही कि शम्स लाला ने यशार खान का खून जानबूझकर किसी दुश्मनी में नहीं किया बल्कि गलती से हुआ, तो आपने मानी थी मेरी बात जो मैं मानूँ? कोई भी बाप अपनी औलाद को कैसे मार सकता है? वो बेबसी से कहता अपनी गुनाही का यकीन दिलाना चाह रहा था। इस दुनिया का कोई भी मर्द कुछ भी कर सकता है खान, चाहे वो बाप हो, शौहर हो, भाई हो या बेटा हो। वो कुछ भी कर सकता है और वह मैं हर रिश्ते में मर्द को जान चुकी हूँ खान। मुझसे बेहतर कौन जान पाया होगा आप मर्दों की असलियत क्या है। जिसके बाप ने इसे बेटे के जुर्म में बनी कर दिया, जिसके भाई ने इसे अपनी गलती की सज़ा भुगतने भेज दिया, जिसके शौहर ने इसे खून बहा में आई हुई लड़की के सिवा कुछ ना समझा, और जिसकी औलाद इस दुनिया में आकर ना जाने क्या करती इसके साथ। आपने अच्छा किया, बहुत अच्छा किया कि पहले ख़त्म करके मुझे मज़ीद अज़ियत सहने से बचा लिया। हीर, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। वो घुटनों के बल ज़मीन पर बैठकर बोला। हीर तकिए में मुँह छुपा हिचकियों से रोने लगी। हीर, यशब ने इसके बालों में उंगलियां चलाई। प्लीज़ खान, प्लीज़ मुझे चंद दिन सोग मनाने की इजाज़त दे दे। मुझे खुद को अगले इम्तिहान के लिए तैयार करने दे। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे खान, आपको खुदा का वास्ता है, छोड़ दे मुझे मेरे हाल पर। वो घुटी घुटी आवाज़ में रोने लगी। अभी पहली मोहब्बत के बहुत से कर्ज बाकी हैं, अभी पहली मुसाफत के थगन से चूर हैं पाँव। अब ये ज़ख़म ताज़ा हैं, ये भर जाएँ तो सोचेंगे दोबारा कब उजड़ना है। यशब के पास अब पीछे हटने के सिवा कोई चारा न था। चंद मिनट इसने वहाँ बैठ कर हीर की पुष्ट को देखा और एक दुख भरी नज़र इसके हिचकियाँ लेते वजूद पर डालकर लंबे लंबे डग भरता कमरे से निकल गया, क्योंकि अब वो इसे मज़ीद अजियत नहीं देना चाहता था। जाकर मार जा किसी पास से, हो सारी अजियता ख़त्म हो उनकी। मेरी मोहब्बतें भी अजीब थी, मेरा फैज़ भी कमाल था। कभी सब मिला बिना मतलब, कभी कुछ ना मिला सवाल पर। हीर की तबीयत काफ़ी संभल गई थी। एक हफ्ते से ज़्यादा हो गए थे इसे हॉस्पिटल से घर आए। इस रात के बाद हीर ने दोबारा यशब को कमरे में नहीं देखा और ना ही किसी से इसके बारे में कुछ पूछा। अब भी वो आहिस्ती से चलती हुई हाल कमरे में आई जहाँ बीबी जान और महरू मौजूद थी। अरे हीर, तुम क्यों आ गई? कुछ चाहिए तो इंटरकॉम से बता देती। महरू इसे देखकर जल्दी से खड़ी हुई। नहीं, कुछ नहीं चाहिए था, मैं कमरे में रह कर थक चुकी थी, इसलिए खुद ही बाहर आ गई। वो आहिस्ती से कहती इनकी तरफ आई। अच्छा आओ बैठो। महरू ने अपने साथ जगह खाली की। अस्सलाम वालेकुम बीबी जान। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है आप? अल्लाह का शुक्र है बीबी जान, ठीक हूँ अब। वो हल्का सा मुस्कुराई। हमें हर हाल में शुक्रगुजारी रहना चाहिए बच्चे। महरू, तुम हीर को अपने साथ ही ले जाना, दिल बह जाएगा इसका और वापसी पर हमारे साथ आ जाएगी। जी बीबी जान, मैं भी यही सोच रही थी और शॉपिंग वहीं से कर लूँगी जाकर, अपनी भी और हीर की भी। हदीद के लिए तो यशब कल बहुत कुछ खरीद लाया था। जैसे मुनासिब समझो। वो मुस्कुराई। हीर ला ताल्लुक सी बैठी अपने हाथों को घूर रही थी। हीर, तुम अपनी पैकिंग कर लेना, बल्कि मैं ही कर दूँगी। परसों शाम निकलेंगे हम। कहाँ जाना है? लाल हवेली, मेरे मैके। वो मेरे छोटे भाई की शादी तय होगी अगले हफ्ते की और हम एक हफ्ते पहले जाएंगे वहाँ। महरू ने मुस्कुरा कर इतला दी। जी। हीर ने सिर्फ सर हिलाने पर इत्तेफाक किया। हीर, तुम चाहो तो कल जाकर अपने घर वालों से मिलाना, यशब कुछ नहीं कहेगा। बीबी जान ने इसकी मुरझाई हुई सूरत देख कर। नहीं बीबी जान, मेरा दिल नहीं जाने को, मैं बाहर लॉन में जा रही हूँ। वो आहिस्ती से कहती हॉल से निकल गई। तुमने पूछा महरू कि कैसे गिरी थी इस रात? नहीं बीबी जान। मत पूछना, अब संभल जाए वक्त के साथ। वो अफसुर्दा हुई। जी नहीं पूछती। मैं चाय लाऊँ आपके लिए? हाँ ले आओ, फिर जाकर नमाज़ पढ़ूंगी। तेरे अपने गंदे आंडे दे करतूत आ, तू सुन बीबी जान भी। अभी लाती हूँ। महरू मुस्कुराती हुई चाय बनाने किचन की तरफ चली गई। इन्हें लाल हवेली आए 2 दिन हो गए थे, मगर वहाँ आकर भी हीर की हालत पर कुछ खास असर नहीं पड़ा। वो वैसी ही गुमसुम सी थी। अब भी वो इस कमरे में जो इसे ऐसा गेस्ट दिया गया था, अकेली बैठी अपने हाथों की लकीरों को देख रही थी। जब महरू कमरे में आई। हीर, यहाँ क्यों बैठी हो? बाहर सब लड़कियाँ ढोलक पर गीत गा रही हैं और तुम यहाँ अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बनाकर बैठी हो। मुझे गीत गाने नहीं आते भाभी। तो कौन कह रहा है गीत गाओ? सुनो और एंजॉय करो बस। चलो अब उठो जल्दी से, मैं तुम्हारे कपड़े निकालती हूँ, चेंज करो, चलो मेरे साथ। भाभी, आप मेरा इतना ख्याल मत रखा करें, मैं इस काबिल नहीं हूँ। वो अफसुर्दा मुस्कुराहट से बोली। मैं अच्छे से जानती हूँ तुम किस काबिल और मुझे क्या करना है, समझी? अब उठो जल्दी से। वो टपटती हुई कबट की तरफ बढ़ी। ये वाला सूट बहुत अच्छा लगेगा तुम पर, क्या ख्याल है? महरू ने येलो रेड कंट्रास्ट का सूट निकाला। वो कल ही अपनी और हीर की सारी शॉपिंग करके लाई थी। हीर ने जाने से मना कर दिया, इसलिए अपनी पसंद से इसके लिए भी ड्रेसेस ले आई थी। अच्छा,
तो फिर उठो और पहनो इसे। मेहरू ने हैंगर इसकी तरफ बढ़ाया। हीर हैंगर थाम कर चेंज करने चलेगी। बड़े से हाल कमरे में लड़कियां गोल दायरे की शक्ल में बैठी थी। दरमियान में ढोलक रखी थी जिसे एक लड़की बड़े माहिराना अंदाज में बजा रही थी। बाकी लड़कियां इर्द गिर्द बैठी ढोलक की थाप पर तालियां पीटती हुई गीत गाने में मसरूफ़ थी। हीर भी कुछ फासले पर बैठकर आहिस्ता आहिस्ता ताली बजाने लगी। इसे शम्स लाला की शादी याद आई, जब हवेली में कितनी रौनक थी और हीर को इकलौती बहन होने के नाते कुछ एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल दिया गया था। कितना हल्ला गुल्ला किया था सब लड़कियों ने मिलकर। वो बुझे दिल से हल्की हल्की ताली बजा रही थी जब हदीद इसके पास आकर बैठा। चाची, आपको क्लैपिंग करनी नहीं आती क्या? चाची, इसने हीर की खामोशी पर बाजू हिलाकर मतवजा किया। हाँ, क्या हुआ? कुछ कहा? हीर चौंक कर सीधी भी। आप कैसे क्लैपिंग करिए? मैं सिखाऊं आपको क्लैपिंग करना? वो मासूमियत से पूछा था। हीर ने मुस्कुराकर सर हिलाया। ये देखें। हदीद ने दोनों हाथ को ज़ोर से एक दूसरे में मारकर पुरजोश अंदाज में ताली बजाई। ऐसे, अब आप करें। हीर ने पीसी के अंदाज में दोनों हाथ एक दूसरे पर मारे, मगर कुछ खास जोश से नहीं। ओहो, ऐसे नहीं चाची, ऐसे। इसने सर पर हाथ मारकर फिर से ताली बजाने का अमल दोहराया। ओके, अब की बार हीर ने इसको मुकम्मल फॉलो किया। गुड, अब आ गई आपको भी। अब ऐसे ही बजाएं आप। वो खुश हुआ। इतने ज़ोर से बजाऊंगी तो मेरे हाथ दुखने लग जाएंगे। कोई बात नहीं, मैं रात में आपके साथ सोऊंगा तो दबा दूंगा। हीर ने फ़ौरन इसके खर्चे का हल पेश किया। हीर इसकी बात पर दिल से मुस्कुराती इसे अपने साथ लगा गई। मेरा बच्चा। इसने झुककर हदीद के बालों का बूसा लिया। चाची, मुझसे फ्रेंडशिप करेंगी? ज़रूर करूँगी। चाचू को मत बताइएगा फिर। वो राजदारी से बोला। क्या? यही कि हम फ्रेंड्स हैं। इसने हीर के कान के पास जाकर आहिस्ता से बताया कि कोई सुन ना ले। वो क्यों? हीर हैरान हुई। इन्होंने मुझे मना किया फ्रेंड्स बनाने से। स्कूल में भी मेरा कोई फ्रेंड नहीं, बस क्लास फेलोज ही हैं सब। आपने पूछा नहीं कि फ्रेंड्स क्यों नहीं बनाते? पूछा था, मगर उन्होंने कहा कि मैं छोटा हूँ, जब बड़ा हो जाऊँगा तब बताएंगे, और तब तक सिर्फ चाचू ही मेरे फ्रेंड रहेंगे। हीर ने सर लाया। तो फिर हमारी फ्रेंडशिप पक्की है ना? बिल्कुल। वो मुस्कुराई। चले फिर। हदीद ने हाथ को पंच मारने के अंदाज में गोल किया। ये क्या? ये हमारी फ्रेंडशिप साइन है। मैं और चाचू भी ऐसे करते हैं। ओके, पर मुझे क्या करना होगा? हीर इसकी बातों में काफ़ी बहल गई थी। आप भी ऐसे बनाए, फिर हम एक दूसरे को हल्का सा पंच मारेंगे। ओह अच्छा। हीर ने मुस्कुराते हुए हाथ का मुक्का बनाया। दोनों ने अपना अपना पंच मारा और खिलखिलाकर हंस पड़े। भाभी, मैं और हदीद कुछ देर को बाहर घूम फिर आए। हीर ने किचन में मसरूफ़ मेहरू से पूछा। चली जाओ, मगर किसी मुलाजमा को लेकर जाना। काफ़ी पचीदा रास्ते में, भूल ना जाओ कहीं। डोंट वरी भाभी, इन्हीं पचीदा इलाकों की पैदावार हूँ मैं। हीर हल्की लापरवाही से मुस्कुराई। जानती हूँ, मगर फिर भी एहतियात ज़रूरी है। मुझे तसल्ली रहेगी। ठीक है, भेज दे। हाँ, मैं बानों को भेजती हूँ। तुमको मोटी शाल ओढ़ो, मौसम बदल रहा है। जी। हीर को अम्मा याद आई। वो भी इसी की तरह फिक्र करती थी जिस तरह मेहरू भाभी। अरे क्या हुआ हीर? मेहरू इसकी गालों पर फिसलते आंसू देखकर हल्की आँच धीमी करती इसके पास आई। भाभी, आप बहुत अच्छी हैं। वो कहती हुई इसके गले लगकर रो पड़ी। चंद मिनट बाद मेहरू ने इसे खुद से अलग किया। तुम भी बहुत अच्छी हो, इसलिए तो मैं तुम्हारी परवाह करती हूँ। मेहरू ने इसके आंसू साफ किए। चलो अब जाओ, फिर अंधेरा फैल जाएगा। जी। हीर दुपट्टे से आंखें रगड़ती बाहर निकल गई। चाची, छुपन सिपाही खेलते हैं। हदीद ने चलते हुए मशवरा दिया। वो इस वक्त हवेली से काफ़ी आगे निकल आए थे। वाकई वो काफ़ी पेचीदा एरिया था, पथरीला, ऊंचा नीचा सा, सरसब्ज़ दरख्तों में घिरा, बिल्कुल जंगल जैसा। छुपन छुपाई तो लड़कियाँ खेलती हैं? हीर ने मुस्कुराहट दबाते पूछा। हाँ, तो आप और बानो लड़कियाँ ही हैं। हीर और बानो इसकी बात पर मुस्कुरा दी। फिर आप क्या करेंगे? फिर मैं भी आप लोगों को कंपनी देने को खेल लूँगा। इसके शरारती अंदाज पर हीर खिलखिलाकर हंस पड़ी। बहुत चालाक हो तुम। पहले क्यों नहीं मिले मुझे? मैं तो मिलना चाहता था, पर आप अपने रूम से ही नहीं निकलती थी। वो फ़ौरन बोला। ओह सैड। चलो कोई बात नहीं, अब तो मिल चुके हैं ना। हीर ने इसका नाक खींचा। यस, चले अब गेम शुरू करते। ओके, पहले आप और बानो छिपे, मैं आप दोनों को ढूंढूंगा। हीर ने अपनी बारी लगाई। मैं आप दोनों को ढूंढूंगी। ओके चलो बानो, हम छिपते हैं। बानो का हाथ पकड़ता आगे की तरफ भागा। ज़्यादा दूर नहीं जाना, करीब करीब ही छिपना। ओके चाची, वो बुलंद आवाज़ से कहता कुछ फासले पर मौजूद दरख्त की ओट में छुप कर बैठ गया। चंद मिनट बाद हीर ने दोनों को ढूंढ निकाला। फिर जो वो पहले पकड़ जाता वही अगली बारी देता। यूँ काफ़ी वक्त गुजर गया जब हीर ने गेम ख़त्म करने का ऐलान किया। नहीं, एक लास्ट बार प्लीज़ प्लीज़ चाची, आप फ़ौरन ही मुझे ढूंढ निकाल दिए। अब मैं वो इस तरफ छुपूंगा जहाँ आप ढूंढ नहीं पाएंगी। हदीद ने कुछ फासले पर झाड़ियों की तरफ इशारा किया। हदीद बेटा, देर हो जाएगी, देखो अंधेरा हो रहा है। नहीं होता अंधेरा, बस एक आखिरी बार प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। वो इसका हाथ पकड़ता मलती हुआ। ओके दिस इज़ लास्ट। ओके डन। वो हीर के मान जाने पर खुशी से उछला। चलो छुपो जल्दी से, मैं आंखें बंद कर रही हूँ। हीर के कहने पर उसको बताई कि जगह की मुखालिफ सिमत भागा। चंद सेकंड बाद हीर आंखें खोलती इस तरफ गई जिस तरफ इसने इशारा किया था, मगर हदीद वहाँ नहीं था। हीर ने करीब करीब सब जगहों पर देखा, मगर वो इस तरफ होता तो मिलता। इसने फिक्रमंदी से आवाज़ दी। हदीद, हदीद कहाँ हो बेटा? मैं हार गई हूँ, तुम जहाँ भी हो आ जाओ। मगर बेसुध। वो परेशान सी वापस पलटी। क्या हुआ हीर बीबी? बानो अपना जूता लेने गई थी जो खेलते हुए गहराई में गिर गया था। बानो, वो हदीद। क्या हुआ हदीद बाबा को? पता नहीं कहाँ छुप गया। मैं इतनी आवाज़ें दे चुकी हूँ, मगर कोई जवाब नहीं दिया। वो रोहान सी हुई। मैं देखती हूँ। बानो कहती हुई आगे की तरफ चल पड़ी। हीर ने वहीं खड़े खड़े फिर से कई आवाज़ें दी, मगर हदीद का कोई जवाब नहीं आया। चंद मिनट बाद बानो भी खाली हाथ लौट आई। हीर बीबी, इस तरफ नहीं है हदीद बाबा। ओ मेरे मालिक, ये क्या हो गया? फिक्रमंदी से बोली।
बीबी जी हवेली चलकर बताते ताकि नहीं, हदीद को लिए बगैर कैसे चले जाएं। तुम रुको यहाँ, मैं गिर देखती हूँ। मैं भी चलूँ आपके साथ? नहीं बानो, तुम यहीं रुको, अगर हदीद यहाँ आ गए तो हमें अपना पाकर परेशान होगा। तुम ऐसा करना, अगर वो आ गए तो मुझे आवाज़ दे देना। जी बीबी। हीर इसे नसीहत करती तेज़ तेज़ कदम उठाती फिर इसी तरफ चलेगी जिस तरफ हदीद ने इशारा किया था। वो झाड़ियों को हटा हटा कर देखती, बहुत आगे निकल गई थी। ऊपर से अंधेरा भी बढ़ता जा रहा था, मगर इसे परवाह कब थी इस अंधेरे की। वो तो बस हदीद को तलाश कर लेना चाहती थी, जिसे अपनी जिम्मेदारी पर ही साथ लाई थी। आदिल में आदिल कुर्सी का वेट करते हुए मसीद आगे से आगे बढ़ती, ना जाने कितनी दूर आ गई, मगर हदीद फिर भी नहीं मिला। वो वहीं ज़मीन पर बैठकर सर घुटनों में रखे अपनी पूरी सांसें हमवार करने लगी। बानो ठीक कह रही थी, हमें वापस जाकर बता देना चाहिए ताकि वो लोग हदीद को ढूंढ सके। कहीं रात हीर ने लफ्ज़ रात पर झटके से सर उठाया। रात तो हो चुकी थी, हर तरफ गहरा अंधेरा फैल चुका था। हीर की हार्ट बीट मिस हुई। ओ मेरे खुदा, मैं कहाँ आ गई हूँ? इसने खड़े होकर चारों तरफ देखा। मम्मा, मैं किस तरफ से आई थी? इसे हर रास्ता एक जैसा ही लग रहा था। चारों तरफ घने दरख्त, झाड़ियाँ और छोटे बटे पत्थर थे। वो धड़कन संभालती सामने की तरफ भागी, मगर थोड़ा आगे जाकर गहराई थी। वो फिर से वापस पलटी, इसी जगह पर आई जहाँ से भागी थी। इसे अपने पैरों तले ज़मीन घूमती हुई महसूस हो रही थी। अब किस तरफ को? वो घबरा कर कहती, चारों तरफ घूमकर सीधी खड़ी होगी। चंद मिनट खामोश रहने के बाद वो इल्तिजाइया नज़रों से आसमान की तरफ देखती दाएं जानिब भागी। कुछ दूर जाकर इसे लगा ये वही रास्ता जहाँ से वो आई थी। इसी बात से इसकी हिम्मत बढ़ी। वो मज़ीद तेज़ रफ्तारी से भागने लगी। हीर के कानों में जानवरों की अजीबो गरीब और खौफनाक आवाज़ें गूंज रही थी। मेरे मालिक रहम कर मुझ पर, वो बावाज़ बुलंद दुआ मांगती सामने पड़े पत्थर से जोरदार अंदाज में टकराई। इस तसादम में जूता टूटने के साथ इसके अंगूठे का नाखून भी उखड़ चुका था। वो तकलीफ की शिद्दत से पाँव पकड़ कर ज़मीन पर बैठी। उई माँ, अल्लाह जी! वो होंठों पर दांत जमाए तकलीफ बर्दाश्त करने की कोशिश करने लगी। चंद मिनट बाद हीर ने इस अंधेरे में अपनी पूरी आंखें खोलकर जख्म देखने की कोशिश की। इसके पाँव के अंगूठे का आधा नाखून उखड़ चुका था और आधा बिल्कुल हल्का सा साथ लुढ़क रहा था। हीर ने दर्द की शिद्दत रहते हुए इस आधे नाखून को भी उखाड़ना चाहा। इस मकसद के लिए इसने हाथ नाखून के पास ले जाकर आंखें सख्ती से मीच लीं। होंठ पिंचे वो नाखून उखेड़ने वाली थी जब ऊपर से कुछ चीज़ इस पर गिरी। आह! हीर की फलक शगाफ चीख बेसाख्ता थी। बानो बेचैनी से हीर की वापसी का इंतजार करती थी। मजीद कुछ देर इंतजार के बाद वो घबराहट से हाथ मचलती इसी तरफ बढ़ी जिस तरफ हीर गई थी। अभी वो झाड़ियों के पास ही पहुंची थी जब पीछे से हदीद की आवाज़ आई। बानो! वो फासले पर खड़ा पुकारा था। बानो इसकी आवाज़ पर खुशी से वापस पलटती इस तक आई। हदीद पापा, कहाँ थे आप? मैं और हीर बीबी कितना परेशान थी आपके लिए, ढूंढा भी आपको पर आप नहीं मिले। वो पुरजोश सी बोली। मैं वहाँ पत्थर के पीछे छुपा बैठा था, मुझे चाची की आवाज़ आ रही थी जब वो मुझे पुकार रही थी। हदीद ने फ़ख्री अंदाज में बताया। दस दौर फिटे मुँह तेरे थे दोबारा ही नहीं निकले फिर होते थे। तो फिर आप सामने क्यों नहीं आए? बानो हैरत से बोली। वो हर बारी मुझे ढूंढ लेती थी, मैंने सोचा इस बार मुश्किल जगह पर छुपूंगा और देखा वो खुद ही मुझे नहीं ढूंढ सकी। मैं खुद ही आ गया वापस। वो जोश से अपनी चालाकी बता रहा था। ये क्या हो गया? अब हीर बीबी को कौन ढूंढेगा? चाची भी छुप गई हैं क्या? हदीद अपनी समझ के मुताबिक बोला। वो आपको ढूंढने गई थी पर अब तक नहीं लौटी। बानो फिक्रमंदी से कहती बुलंद आवाज़ में हीर को पुकारने लगी। हीर बीबी, हीर बीबी! वो मुँह के गिर्द हाथों का गोला बनाकर फिर से चिल्लाई। चाची, चाची! हदीद भी देखा देखी चिल्लाने लगा। कई बार चिल्लाने के बाद भी हीर का कोई जवाब न पाकर बानो हदीद का हाथ थामती तेज तेज कदमों से वापस लाल हवेली की तरफ चल पड़ी। बानो हदीद का हाथ पकड़े जब हवेली में दाखिल हुई तो मौज़िन निशा की अजान दे रहे थे। वो तेज तेज कदम बढ़ाती जैसे ही बड़े कमरे में आई तो वहाँ मौजूद अफराद की नज़र फ़ौरन इस तक पहुंची। चाचू! हदीद यशब को देखकर बानो से बाजू छुड़वाता इसकी तरफ भागा। यशब ने इसे गोद में लेते हुए चटाचट प्यार कर डाला। यशब और बीबी जान शाम में लाल हवेली पहुंचे थे। कहाँ थे तुम लोग? इतनी देर कर दी, हम सब परेशान हो रहे थे। हीर कहाँ है? मेहरू बानो की तरफ लपकती एक ही सांस में बोली। वो मेहरू बाजी वो। यशब बानो की बखलाहट पर हीर को गोद से उतारता इस तक आया। क्या वो लगा रखी है? हीर कहाँ है? यशब की गुर्राहट पर बानो बिना रुके एक ही सांस में इसे A to Z सारी बात बता दी, जिसे सुनकर सब साख थे। सबसे पहले यशब का सकता टूटा और वांदी तूफान बने वहाँ से निकला। यशब, यशब! मेहरू पुकारती इसके पीछे भागी, मगर इसके पहुँचने से पहले वो अपनी जीप चाराना अंदाज में रिवर्स कर चुका था। मेहरू, तुम अंदर जाओ, हीर मिल जाएगी इंशाल्लाह, यहीं कहीं होगी वो। ज़ुबैर खान, मेहरू का बड़ा भाई, ने भी इसके सर पर तसल्ली के अंदाज में हाथ रखा। जी लाला। वो परेशान से सर हिलाती अंदर चली गई। ज़ुबैर खान ने ज़ियाद खान, छोटे भाई और कुछ मुलाजमों को सारी बात समझाई, जिसे समझते हुए सब सारी लाते आगे अपने पीछे अपनी जीपों की तरफ बड़े हीर को ढूंढने के लिए। चलो तुसी छुपन छुपाई खेल लो, पूरे ख़ानदान हम छुपन छुपाई खेलेगा। यशब बानो की बताई की जगह पर पहुंच चुका था। जीप वो काफ़ी पीछे छोड़ आया था क्योंकि वो दरख्तों के झुरमुट में जीप मजीद आगे ले जाना मुमकिन न था। यशब ने चारों तरफ नज़र दौड़ाकर पूरी ताकत लगाते हुए बुलंद आवाज़ में कई बार हीर को पुकारा, मगर कोई भी जवाब न पाकर मोबाइल टॉर्च की रोशनी में दाएं जानिब भागा। क्योंकि बानो के मुताबिक हीर इसी तरफ गई थी। वो दीवानों की तरह हीर हीर पुकारता आगे से आगे बढ़ता जा रहा था। ऊपर दरख्त से सांप छिपकली जो कुछ भी गिरा था गिरते साथ ही इधर उधर रिंग गया था, मगर हीर के वजूद पर मारे खौफ के कपकपी तारी होगी। मेरे मालिक, मुझे इस मुसीबत से निकाल दे। मैं इस जंगल में मौजूद जानवरों की खुराक बनकर मरना नहीं चाहती। प्लीज़ मेरी मदद फरमा। इसने अपने रब से फरियाद करते हुए खिसक कर दरख्त से टेक लगाई और अव्वल आखिर दुरूद शरीफ और 7 बार आयतुल कुर्सी का विर्द करके फूंक से अपने गिर्द हसार बांधा। अपने आंसुओं को
अच्छी तरह आस्तीन से रगड़ कर हीर ने फिर से पाँव के नाखून को धेड़ने की हिम्मत जमा की। आंखें बंद करके इसने अल्लाह का नाम लिया और झटके से आधा उखड़ा नाखून खींच लिया। तकलीफ की उठती टीसों को बर्दाश्त न करते हुए हीर ने एक दर्दनाक चीख मारी। नस्वानी चीख पर यशब अपनी दौड़ को ब्रेक लगाकर आवाज़ का सिम लगाता रुककर आवाज़ की सिमत का तयन करने लगा। मेहरू बच्चे बैठ जाओ, थक जाओगी, बीबी जान ने मेहरू को बेचैनी से टहलते देख कर कहा। बीबी जान, हीर न जाने किस साल में होगी, वो हंसी हुई। मिल जाएगी इंशाल्लाह, इन्होंने तसल्ली दी। आपको पता है हमारे इलाके में रात को पहाड़ी गीदड़ और कुत्ते कितनी कसरत से निकल आते हैं, मुझे तो सोच सोच कर ही वहशत हो रही है। बीबी जान तुम परेशान मत हो, अल्लाह इसे अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। बीबी जान ने ठहरे हुए लहजे में हीर को अल्लाह के सुपुर्द किया। आमीन, मेहरू ने दिल से आमीन कहकर सोफे की पुश्त से टर लगाकर आंखें मूंद ली। हीर को अपने करीब ही कहीं यशब की पुकार सुनाई दी। यशब, यशब कहाँ हैं आप? वो दर्द की परवाह के बगैर दरख्त के सहारे खड़ी हुई। हीर, फिर से आवाज़ आई, यशब कहाँ हैं आप? अब मैं यहाँ हूँ यशब, वो चिल्लाई। मिलाकर यशब इस तक पहुँचने में कामयाब हो ही गया। हीर को अपने सामने जिंदा सलामत देखकर यशब को अपने वजूद में एक अजब सा सुकून सा रायत करता महसूस हुआ। दूसरी तरफ हीर ने इस तक पहुँचने के चक्कर में पाँव उठाया, मगर दर्द की वजह से वह कदम भी नहीं चल पाई और लड़खड़ा कर गिरी। यशब जल्दी से दरमियानी फासला अबूर करता इस तक पहुँचा। तुम ठीक हो हीर? वो इसे सीधा करता बेकरारी से बोला। हीर तो अभी तक शौक में थी। यशब वाकई इसके पास आ चुका था। ऊपर वाले ने इसकी फरियाद सुन ली। वो दोनों एकटक बिना पल के छपकाए एक दूसरे को आंखों में देख रहे थे। मध्यम रोशनी, रात का सन्नाटा, खुला आसमान, हल्की हल्की सर्द हवा, सब मिलकर इनके आसपास एक पुरफसूं सा मंजर पेश कर रहे थे। हीर ने ट्रांस की कैफियत में अपने शक को यकीन में बदलने के लिए हाथ बढ़ाकर यशब के चेहरे को छुआ। यशब इस लमस को पाते बेख्तियार हो उठा। वो छू रहा था हीर के हाथों को, इसकी मनमोहनी सूरत के एक एक नक्श को। अजब दीवानों सी हालत में छू रहा था वो इसे, जिसकी पहली और आखिरी मोहब्बत थी, जो इसकी बीवी थी। हीर यकीन के इस अमली मुजाहरे पर कसमसा कर पीछे हटी। यशब ने होश में आते हुए अपने अमल पर नजरें चुराकर सर झुका दिया। दोनों के बीच फसूख ऐसी खामोशी छा गई। चंद मिनट बाद इस बोलती खामोशी को यशब नहीं तोड़ने पहल गई। तुम ठीक हो हीर? घर चलें प्लीज़, वो मध्यम आवाज़ में बोली। हाँ चलो। यशब सर छटकता खड़ा हुआ। हीर कोशिश के बावजूद भी खड़ी ना हो पाई। क्या हुआ? यशब इसके चेहरे पर करब के तासुरात देखकर फिक्रमंदी से इसके सामने घुटनों के बल बैठा। हीर पाँव पकड़े दर्द बर्दाश्त कर रही थी। यशब ने मोबाइल की रोशनी डालते हुए तकलीफ की वजह जानने की कोशिश की। ये कैसे हुआ? वो खून से भरा पाँव देखकर फिक्रमंद हुआ। हीर सर झुकाए खामोश रही। वो यशब के किसी भी बात का जवाब नहीं दे रही थी, बल्कि यूँ खामोश थी जैसे ना बोलने की कसम खा ली हो। यशब ने इसका जवाब न पाकर जेब से रुमाल निकाल कर इसके अंगूठे पर बांधने के लिए हीर ने इसका हाथ झटक दिया। हीर, खून निकल रहा है, रुमाल बांधने दो मुझे। नहीं, वो घबराती हुई मजीद पीछे हुई। कब मौन यार, कुछ नहीं होगा। नहीं, बहुत पेन हो रहा है, प्लीज़ हाथ मत लगाए। नहीं होगा पेन, आई प्रॉमिस। यशब ने मजीद कुछ सुने बिना इसका पाँव सीधा करके अंगूठे पर रुमाल बांध दिया। हीर ने मुंह पर हाथ रखकर अपनी चीख दबाई। चले अब? यशब ने रुमाल बांध कर इसकी तरफ देखते हुए रजामंदी ली। हीर के हाँ में सर हिलाने पर यशब ने झुककर इसे कीमती मता की तरफ एहतियात से बाजू में समेट कर सीने से लगा और वापसी के लिए चल पड़ा। वो हीर को लेकर हवेली के रहायशी हिस्से की तरफ आया। हीर, मेहरू तेरी से इसकी तरफ आई। ये क्या हुआ पाँव पर? ये चोट कैसे आई? वो परेशानी से बोली। मेहरू की आवाज़ सुनते ही हवेली में मौजूद सब लोग कोनों खुदरों से वहाँ आकर खड़े हो गए। शादी वाला घर था। बहुत से मेहमान थे जो इस वक्त गोलाई में हीरो और यशब के गिर्द घेरा डाले खड़े थे। अजीब सा फिल्मी सीन क्रिएट हो गया था, जहाँ हीरो अपनी हीरोइन को बाहों में लिए सबके बीचों बीच खड़ा था। हीर सिचुएशन देखते हुए शर्मिंदगी से यशब को कमरे में ले जाने का कह रही थी, और यशब वो तो जैसे कान बंद किए खड़ा मेहरू और वहाँ मौजूद दिगर बुजुर्ग खवातीन के सवालात के जवाब दे रहा था कि हीर कहाँ से और कैसे मिली, चोट कैसे आई वगैरह। मेहरू ने हीर की शक्ल पर रकम बेबसी के तासुरात देखकर यशब को बुलंद आवाज़ में हीर के कमरे में ले जाने का कहा। यशब सर हिलाता इसीलिए कमरे की जानिब चल पड़ा गया जहाँ हीर ठहरी हुई थी। कमरे में आकर यशब ने एहतियात से इसे बेड पर बिठाया। पेन तो नहीं हो रहा? फिक्रमंदी से पूछा गया। हीर ने बिना जवाब दे रुख बदल कर आंखें बंद कर ली। मुझे तुमसे मोहब्बत है, हाँ तुमसे ही मोहब्बत है। मोहब्बत भी सितारों सी, गुलों सी, आबशारों सी, सुबह जब निकलते फूलों सी, किनारों से गले मिलती लहरों सी, रिमझिम बरसती बारिश सी, आसमां पे बिखरे धनक रंगों सी, किसी दुल्हन के जोड़े पर सजे झिलमिल नगीनों सी, किसी नाजुक कलाई में छनकती चूड़ियों सी। मुझे तुमसे मोहब्बत है, हाँ तुमसे ही मोहब्बत है। यशब कुछ देर बेड के पास खड़ा उदास नजरों से अपने दीद की प्यास बुझाता और फिर कमरे से निकल गया। कुछ देर बाद ज़ुबैर खान, यशब और मेहरू डॉक्टर के साथ हीर के कमरे में दाखिल हुए। डॉक्टर ने जख्म का मुआयना करने के बाद बैंडेज की और पेन किलर देकर चला गया। यशब, ये हल्दी मिला दूध है, अपनी निगरानी में हीर को पिला दो, वरना दूध पीने के मामले में बहुत चोर है। मैं तब तक मेहमानों के खाने का इंतजाम वगैरह देख लूँ जाकर। मेहरू ने दूध का ग्लास साइड टेबल पर रखा। हाँ ओंदे ना ओंदी तो गल जरूरी मनने की, इस काबल है कि गल मनी जाए। जी भाभी। यशब ने साइड टेबल से दूध का ग्लास उठा और बेड पर हीर के साथ ही बैठा। यशब के इतने पास बैठने पर हीर के चेहरे पर उभरती नागवारी को देख मेहरू मुस्कुराहट दबाती बाहर निकल गई। अब कमरे में दोनों थे और खामोशी। पी लो ये, यशब ने ग्लास इसके मुंह के पास ले जाकर कहा। पी लूँगी, रख दे, वो बेजारी से बोली।
भाभी कह कर गई मैं पिला दूँ, मेरे हाथ सलामत है, मैं पी सकती हूँ खुद से। मगर मैं अपने बड़ों का कहा नहीं टालता, इसलिए पियो से। यशब ने सीरियस होते हुए ग्लास इसके होंठों से लगाया। हीर ने हाथ की पुश से ग्लास को पीछे झटका, जिससे आधा दूध नीचे और आधा ये सबके कपड़ों पर गिर गया। व्हाट्स रॉन्ग, इसकी तेवरी चढ़ी। रॉन्ग मैं नहीं, रॉन्ग आप करें अपने मजाज से। पियो इसे। वो भी यशब था अड़ियल घोड़े की तरह बजिद। नहीं पीऊँगी, वो भी ज़िद्दी हुई। इनफ इज़ इनफ, पियो जो बचा, वरना उल्टे हाथ का थप्पड़ दूंगा। ज़्यादा देर कूल रहना यशब की आदत न थी। दे दें थप्पड़, कई दिन जो ना हो गए ना मारे हुए, इसलिए दिल चाह रहा होगा। वैसे भी मेरा सुकून आपसे बर्दाश्त ही कब होता है। मेरा जब्त मत आजमाओ हीर, मत करें जब्त, करें जो करना है। वो गालों पर फिसलते आंसू पहुँचती बोली। अब क्या कर दिया मैंने जो बरसात शुरू कर दिया। यशब इसके आंसू देखकर चिड़ा। हीर ने बिना कुछ कोई जवाब दिए बरसात जारी रखी। अच्छा चलो बंद करो रोना। यशब ने अपने एक हाथ से इसके दोनों हाथ हटाकर दूसरे हाथ से इसके आंसू पहुँचे और आगे को झुककर माथे पर बूसा लिया। ये तो आधा गिर गया, मैं नया लाता हूँ। यशब दूध के आधे गिलास को देखकर कहता बाहर निकल गया। हीर तो इसकी हिम्मत पर शशतर थी। ये क्या कर रहा है आज? ज़बरदस्ती तसल्लुत जमाना चाह रहे हैं। जब दिल चाहा सीने से लगा रही, जब दिल चाहा परे धकेल दिया। वो कुर्ती हुई बड़बड़ाई। 5 मिनट में यशब दूध का भरा गिलास लिए हाजिर था। ये पकड़ो, पी लोगी या मैं पिलाऊं फिर? हीर ने गुस्से से देखते हुए गिलास पकड़कर एक ही सांस में खाली कर दिया। गुड, अब लेट कर आराम करो। यशब ने इसके पीछे तकिया ठीक किया और इसे पकड़कर ज़बरदस्ती लिटाकर कंबल ओढ़ा और खुद चेंज करने वॉशरूम चल दिया। हीर ने आंखें बंद की और दिल खोलकर यशब को कोसने लगी, जो ज़बरदस्ती कंबल हुआ जा रहा था। तो होर की गाला भी काट कोई 5-7 गंदियाँ अगर तेनों आंदियाँ थे। रात का न जाने कौन सा पहर था जब भूख की वजह से हीर की आंख खुली। इसने तिरछा सा उठकर साइड टेबल लैंप ऑन किया और बेड की दूसरी साइड पर सोई यशब पर एक सरसरी नज़र डाली। अब क्या करूँ? सुबह नाश्ता किया था और दोपहर से भी कुछ नहीं खाया, रात को भी सिर्फ दूध का गिलास पिया था। ये सोचकर इसकी भूख मजीद चमक उठी। खुद ही किचन तक जाती हूँ। वो उठने लगी थी कि रुक गई। अगर किसी ने देख लिया तो क्या सोचेगा? मैं इतनी भूखी हूँ कि आधी रात को किचन में खा पी रही हूँ, तो फिर क्या करूँ? वो हंसी हुई। जिसने जो सोचना सोचे, मुझे क्या। वो पेट में दौड़ते चूहों से मजीद न लड़ सकी। इसने फिर से मज़े से सोई यशब पर नज़र डाली। इनको कह देती हूँ। नहीं, अपनी सोच को छटकती वो खुद ही किचन तक जाने का फैसला करके उठी। कंबल हटाया और टांग को पकड़कर नीचे रखा। बेड कवर्स को जकड़ कर उठने की कोशिश की, मगर पाँव में उठती टीसों की वजह से कामयाब ना हो पाई। कुछ देर बाद फिर कोशिश की, मगर सी करती हुई फिर से बैठ गई। क्या हुआ? यशब ने खुमारी आंखों को रगड़ते हुए पूछा। वो रोशनी की वजह से जागा था। इसे कमरे में मुकम्मल अंधेरा करके सोने की आदत थी, हत्ता कि 0 पावर बल्ब की रोशनी भी नहीं। मुझे भूख लगी है, हीरी सेखे बिना मन मनाई। तो मुझे जगा देती। रुको, मैं भाभी को कहता हूँ। यशब ने सैल उठाया। नहीं, अब भाभी को क्यों तंग करेंगे इस वक्त, मैं खुद ही चली जाऊंगी किचन तक। ओके। यशब जानता था वो पाँव में दर्द की वजह से चल नहीं पाएगी, मगर इसके कहने पर जानबूझकर ओके कहता खामोश हो गया। हीर ने 2-4 मिनट तक वेट किया कि यशब फिर से रोक देगा, मगर वो चुप ही रहा। वो इसे कोसती बेड को मजबूती से थामे बमुश्किल खड़ी हुई। पाँव को घसीटती कदम आगे बढ़ी कि पेन नाकाबिले बर्दाश्त था, फिर से बेड पर बैठी। क्यों, जाना नहीं है क्या किचन तक? इस्तज़ाइया पूछा गया। जो दफ़ा हुई है जाके, तो मेरे डक जहर लगता है ना। आप खामोश रहे, जब कुछ कर नहीं सकते तो मुँह भी बंद रखें। मैं प्यार में बदतमीज़ी का कायल नहीं हूँ, इसलिए सोच समझ कर बोला करे। तो कौन मांग रहा आपसे प्यार? वो इसकी बात पर सीख पा होती पीछे को मुड़ी। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ मांगी जाए, बाज़ औक़ात बिना मांगे सब कुछ मिल जाता है जो इंसान चाहता है। वो आसान से बोला। मगर मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। मैं तो चाहता हूँ ना, फिर तुम्हारे चाहने न चाहने से क्या फ़र्क पड़ता है? यशब कंधे उचका कर कहता। उठ बैठा। हाँ हाँ, आप मर्द जब जो चाहेंगे ज़बरदस्ती हासिल कर लेंगे। बिल्कुल। वो इसे चढ़ाने के अंदाज में मुस्कुरा। मतलब बस्त। हीर ने सर झटक कर मुँह फेर लिया। अब भूख नहीं किया? यशब ने इसे लेटते देखकर पूछा। नहीं, लठमार जवाब आया। फाइन, लैंप ऑफ करो और दोबारा मत चलाना, समझी? हीर ने खामोशी से लैंप ऑफ किया और पेट में उछल कूद मचाते चूहों की परवाह न करते हुए ज़बरदस्ती आंखें बंद कर ली। उठो। यशब ने इसका कंबल हटाकर कहा। मुझे नहीं खाना, वो ने रूठी सी बोली। यशब इसके लेटने के बाद उठकर कमरे से निकल गया और अब खाने की ट्रे लिए इसके सराहने खड़ा था। तुमसे पूछा नहीं है मैंने कि खाना या नहीं? यशब ने इसको बाजू से पकड़कर ज़बरदस्ती उठाया, बेड की पुश से टेक लगाकर बिठा दिया। ट्रे इसके सामने रखी। खाओगी या मैं खिलाऊं? वो तेवी चढ़ाकर पूछा। मुझे भूख नहीं, मैं। वो इसकी बात पूरी होने से पहले खुद सामने बैठा चम्मच में चावल भरकर इसके मुंह की तरफ बढ़ाया। हीर ने भी ज़िद्दी अंदाज में होठों को आपस में मजबूती से भींच लिए। टेक इट हीर, आई सेड टेक इट। वो फिर से बोला। हीर मुंह बंद किए से देखती रही। अगर इन नैनों से कत्ल करने का इरादा तो मोहतरमा ये काम आप कुछ साल पहले कर चुकी हैं। ये चिमनी से मुसलसल अपनी तरफ देखते पाकर छेड़ा और झुक कर इन खफा खफा नैनों पर मोहब्बत की पहली मोहर सबत की। आप बहुत बुरे हैं यशब खान अफरीदी, आपसे बुरा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। वो मुँह हाथों में दिए रोने लगी। मैं वाकई बहुत बुरा, और मुझे मजबूर मत करो कि मैं फिर से कुछ बुरा करूँ। यशब ने मुस्कुराहट दबाते हुए इसके हाथ हटाए। क्या है आपको? वो चिड़चिड़ी हो रही थी यशब की हरकत पर। अच्छा, कुछ देर की लड़ाई रोकते हैं, तुम खाना खा लो, फिर यहीं से कंटिन्यू करेंगे, राइट? वो इसका सर थपथपाकर कहता सिगरेट और लाइटर उठाकर बाहर निकल गया। जानता था हीर इसकी मौजूदगी में नहीं खाएगी। इसके जाने के बाद हीर ने कुछ देर मजीद रोकर आंसू रगड़े और चम्मच उठाकर अपना फेवरेट मटन पुलाव खाने लगी। वो चंद मिनट में पूरी प्लेट चट कर चुकी थी।
हीर आईने के सामने खड़ी बाल सुलझा रही थी जब यशब कमरे में दाखिल हुआ। हीर ने पास पड़े काउच से दुपट्टा उठाया, मगर इसके दुपट्टा ओढ़ने से पहले यशब इस तक पहुंच चुका था। हटे सामने से, पहले बताओ कितनी अच्छी क्यों लगने लगी हो मुझे? वो सीने पर हाथ बांधे आंखों में मोहब्बत से मोए पूछ रहा था। ये आपका मसला है, आपको ही पता होगा। सामने से हटे खान, वो लापरवाही से बोली। हीर तुम मुझे, यशब ने से बारूद से खींचकर सीने से लगा और इर्द गिर्द बाजुओं का घेरा डाला। ये क्या करें खान, छोड़े मुझे, अपनी हद में रहे आप, वो बौखलाई। तुम मुझे हद में रहने कब देती हो हीर? मुझे ये लगता है जैसे मैंने बहुत सबक ज़ाया कर दिया तुमसे दूर रहकर। वो इसके बाल छेड़ता अफसुरदा सा बोला। खान प्लीज़। हीर खुद को छुड़वाती मिनमिनाई। वो इसकी खुली जुल्फ़ों में मुँह छुपाता मदहोशता हो रहा था। खान होश करें और छोड़े मुझे, वरना अभी चिल्लाकर सबको इकट्ठा कर लूँगी मैं, यशब इसकी धमकी पर हंसा। अच्छा, मगर जब सब इकट्ठे हो जाएंगे तो क्या बताओगे चिल्लाने की वजह? वो महजूज सा पूछ रहा था। प्लीज़ छोड़े मुझे खान, मुझे आपकी कुर्बत से वहशत होती है। हीर इसके हाथ हटाती चिल्लाई। हीर की बात पर एकदम यशब की गिरफ्त ढीली पड़ी, जिसका फ़ायदा उठाकर वह हसार से निकलती जल्दी से दुपट्टा उठाकर लड़खड़ाती हुई कमरे से निकल गई। यशब अब भी अपनी जगह पर साख था खड़ा था। मुझे आपकी कुर्बत से वहशत होती है, मुझे आपकी कुर्बत से वहशत होती है। इसके इर्द गिर्द हीर का कहा गया फिक्रा गूंज रहा था। आहो होर तेन जफियाँ पावे ना, एड्डा तुरंत नहीं चबल जिया। हीर बॉटल ग्रीन कलर के फ्रॉक के साथ चूड़ीदार पजामा और हमरंग खुस्सा पहने हल्के मेकअप और लाइट सी मैचिंग ज्वेलरी के साथ नज़र लग जाने की हद तक प्यारी लग रही थी। इसने बालों को खुला छोड़ने की बजाय चुटिया बनाई और चुटिया से निकली लटों को कानों के पीछे अड़स कर दुपट्टा सलीके से सर पर ओढ़ा और बाहर लॉन की तरफ आ गई, जहाँ माई और मेहंदी का इकट्ठा इंतजाम किया गया था। वो आहिस्ती से चलती हुई बीबी चांद के पास आकर बैठ गई। लड़कियाँ ढोलक की थाप पर पश्तो गीत गा रही थी। मीना दाखलो संगा केगी, माला चलना राजी, हसीनों से मोहब्बत कैसे की जाती है मैं नहीं जानता, वी अल्लाह सोग पाचा सारंगा गराने गी, माला चलना राजी। मैं किसी ने गाला नहीं काट रही, मेरे कोई लिसनर ये ना समझे कि पश्तो में गालियाँ निकाल रही हूँ, मुझे तो खुद नहीं पता ये क्या लिखा हुआ है। ओ मेरे रब, दूसरों के दिल में कैसे जगह पैदा की जाती है मैं नहीं जानता। हीर भी हल्की हल्की ताली बजाती गीत के बोल गुनगुनाने लगी। जी बीबी जान, आपने बुलाया? यशब की आवाज़ पर हीर के मुस्कुराते गुनगुनाते होने एकदम साख्त हुए, जिसे यशब ने बड़े चुपते अंदाज में देखा था। तो जा चांडी चुनना खा ली मेरे को, चवल जी ना हो गए थे। हाँ बच्चे, तुम्हारे बाबा जान का फ़ोन है तुम्हें वापस आने का, कह रही कोई मसला हो गया ज़मीनों का शायद। इन्होंने मुझे कॉल क्यों नहीं की? तुम्हारा फ़ोन बंद था इसलिए, बीबी जान ने वजह बताई। जी फिर मैं अभी निकलता हूँ अभी, यशब खड़ी देखता हुआ बोला। अरे इतनी भी जल्दी नहीं है, सुबह निकल जाना, वैसे भी अंधेरा गहरा हो गया अब तो। वो फिक्रमंद हुई। बीबी जान मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जो अंधेरे से डर जाऊँगा, अभी निकलूँगा तो 2-3 घंटे तक हवेली पहुँच जाऊँगा। बीबी जान ने इसके चेहरे पर अटल अंदाज देखकर हाँ में सर हिलाकर जाने की इजाज़त दी और मुख्तलिफ आयात का वेट करके इस पर फूंक मारी। फ़ी अमान अल्लाह। यशब ने इनकी दुआ ली और चटती नज़र हीर के बेनियाज चेहरे पर डालकर वापस अंदर की जाने पड़ गया। हीर ने मुँह फेर कर इसकी नज़र इसकी चौड़ी पुष्ट पर डाली, सर छिटक कर फिर से गीत की तरफ मतवज्जा हो गई। जी तो गाइस, यहाँ पे हमारी सेकंड एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। कैसी लगी ये एपिसोड अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह अभी चलते कमेंट सेशन की तरफ, देन वीडियो को एंड करेंगे। फरजाना चौधरी नाइस, सहर इकबाल ने हार्ट भेजे हैं, अयाज़ अहमद ने भी हार्ट भेजे हैं, राजा राफे नाइस नावल, ताहा अदील नाइस एपिसोड, थैंक यू टू बोथ ऑफ यू। हफ्सा खान बहुत अच्छा पढ़ती हैं, लेकिन जो गालियाँ हैं वो एंड लेवल की होती हैं, लहजा बहुत अच्छा है, थैंक यू वेरी मच। बाहों के हज़ार में बात करी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सलार दे करतूत इदा दी सी, पहला सलार सी जिन्हें मेरे को एडियाँ सुनिया सी। नजमुन्निसा नाइस, ज़ैनब सज्जाद गुड। मैं भी सेकंड सीज़न का हक में नहीं हूँ, पता नहीं थर्ड में क्या करना है सलार के साथ, तो होर की सलार नू ना अल्लाह को भेज के रहना। गेमिंग मास्टर और ज़ैफ सुपर्ब अमेजिंग, थैंक यू। चॉकलेट लवर वालेकुम अस्सलाम। अब इस नावल का नेम क्या? नावल का नेम यार लास्ट एपिसोड में रिवील होगा। नावल जोन नाइस, थैंक यू। इकरा जुल्फ़कार नाइस, प्लीज़ रीड करारे मन नावल बाय ज़ारा हयात एंड जान दिल, नावल बाय ज़ारा हयात एंड अहदे उल्फत पार्ट 1, जुनून उल्फत सेकंड पार्ट प्लीज़। मैं ट्राई करूँगी क्योंकि मैं सब FP राइटर को नहीं पढ़ती, सिर्फ जिनकी परमिशन मिलती है या जिनकी होता है वो मैं पढ़ती हूँ, उसके अलावा नहीं मैं पढ़ती। बाकी ट्राई करूँगी मैं आपसे। इकरा ये नहीं कहती कि मैं लाजमी पढ़ूँगी। शहाना परवीन प्लीज़ डू चाय है दीवानगी बाय नेहा इम्तियाज़। अगर तो ये डाइजेस्ट राइटर का हुआ और छोटा हुआ तो ज़रूर इंशाल्लाह। सुधा शफीक नाइस नावल, थैंक यू। चाली सुल्तान थैंक्स, बहुत अच्छी एपिसोड थी, वेलकम। शैलो यस्टरडे नावल वाज रियली गुड, सो सॉरी फॉर यू, लॉट्स ऑफ गुड लक टू यू, आमीन। सो आमीन, थैंक यू वेरी मच डियर। अहमद उस्मान लव योर वॉइस अपी, थैंक यू वेरी मच। तो गाइज़ यहाँ पे कमेंट सेशन भी अपने इख्तिताम को पहुँचा। कैसी लगी आपको आज की एपिसोड? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। और यार 97 या पता नहीं 90s में कुछ रह गए हैं सब्सक्राइबर 6K कंप्लीट होने में,
तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक शेयर कमेंट कर दिया करें। जल्दी से 6 के कंप्लीट करें यार सब्सक्राइबर इसी महीने में। तो अब मैं चलती हूँ, मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे न्यू एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को भी शेयर कर दिया करें और आगे से उन लोगों को भी कहा करें कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं चलती हूँ जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़ जी।